डाटा सेट है उसको भी करेंगे। उसमें मैंने आपको कहा था कि उसमें आपके पास वो बैंड्स का टेबल होना चाहिए, जो कि आप लैंडसेट की साइट पे जाके देखेंगे। और मैंने आपको लिंक भी शायद सेंड कर दिया था लैंडसेट 8 का। उसमें बैंड्स की सेटिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप ओपन कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। डाटा लेना है तो मैं कॉपी कर देता हूँ, यूएसबी में डाटा कॉपी भी कर सकते हैं आप। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग ब्लैंक ओपन कर लेते हैं। हम उसकी कुछ इमेज प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स करेंगे, ताकि आप लोगों को इमेज की प्री प्रोसेसिंग समझ में आ जाए डिटेल के साथ। ताकि इमेज एनालिसिस की तो आगे की कहानी है ना, वो तो हमने बाद में करना है। इंडिसीज वगैरह अप्लाई तो बाद में होंगी, अभी तो इमेज प्री प्रोसेसिंग अंडरस्टैंड करेंगे इसमें करना क्या है। आपके पास ये शेप फाइल होनी चाहिए जिसके एरिया को आप लेना चाहते हैं। अभी हमें नहीं पता कि हमारे पास किन किन एरियाज़ का डाटा अवेलेबल है, तो हमें शेप फाइल भी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कर लेता हूँ, ताकि जो है ना मेरे लिए आसानी हो, मुझे पता चल जाए कि मुझे किन किन डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा अवेलेबल है। इसकी शेप फाइल मैं कर लेता हूँ पाकिस्तान की, ठीक है। साथ में लैंडसेट का जो आया था डेटाबेस, वो मेरा पिक्चर्स की लाइडार के उस पर पड़ा हुआ है, ये इसमें पड़ा हुआ है लाइडार के अंदर। मेरे पास फोल्डर मेरा कनेक्टेड है, यहाँ पे मैंने ये इसको अनजिप किया था, ठीक है। तो इसमें मेरे ये सारे बैंड्स पड़े हुए हैं। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे खोल लेता हूँ ताकि मुझे नंबरिंग नज़र आए। ये देखिए, कंट्रोल दबा के तो मैं जो जो बैंड मुझे चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। साथ क्लिक करता जाऊँगा और चलें बैंड 10 भी कर लेते हैं। बस फिलहाल अभी हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, अभी दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐड करें, इसको थोड़ा सा ओपन कर लें ताकि हमें नज़र आए कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं। ये होलो कर लें, ठीक है, ताकि आपको पता चले नीचे एरिया कौन सा है। ये देखिए, हमारे पास इन एरियाज़ के लोकेशन आ गई है, सारे बैंड्स एक ही लोकेशन पे हैं। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे तब आपको इसकी जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बैंड की रेजोल्यूशन वगैरह सोर्स में जाके 30 मीटर का है, कितने सेल साइज़ है, ठीक है ना, उसके अंदर प्रोजेक्शन कौन सी लगी हुई है, और एरिया कवरेज है, डिग्रीज़ में डाटा मिलेगा, WGS लगा हुआ है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। रेडियोमेट्रिक आपकी 16 मीटर पे चल रही है, ठीक है। ये नीचे उसका एड्रेस आ जाता है। बाज़ दफ़ा आपको पता नहीं चलता कि यार ये मैंने फाइलें कहाँ पे फेंकी थी, कहाँ से मैंने उठाई हैं, तो यहाँ से आपको उसकी लोकेशन पता चल जाएगी कि ये फ़ोल्डर है आपका, ठीक हो गया। ये तो बेसिक चीज़ है। अब जो आगे वाली कहानी है, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई ये एरियाज़ कौन से हैं। अब यह देखिए, मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि हमें देखना ये है कि आपका ये जो शेप फाइल आ रही है ना, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, बोल्ड करते हैं, थोड़ा मोटा कर लेते हैं और रेड कर लेते हैं ताकि नज़र आए, ठीक है। ये अब हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे किनारों पे एरियाज़ आ रहे हैं जो कि आधे आधे भी नहीं है। अगर आपको उस एरिया पे काम करना हो तो आपको फिर 2 टाइल्स लेनी पड़ेंगी। वो आपको देखना पड़ेगा फुट प्रिंट में जाके कि भाई इसके लेफ़्ट वाली, इसके ऊपर, इसके राइट वाली, इसके नीचे वाली कौन कौन सी टाइल्स बन रही हैं। तो आपको फिर वो दोनों ही डाउनलोड करनी पड़ती है। वो भी हम अगले स्टेप पे जाके कर लेंगे, क्योंकि अभी डाउनलोड नहीं की हुई ना। तो वो अगले स्टेप पे जब डाउनलोड कर लेंगे, यानी इसके लेफ़्ट वाली भी हो सकती है, राइट वाली भी हो सकती है, कोई भी जिस एरिया को आपने कवर करना है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये वाला एरिया कवर करना है, उसका ये देखो छोटा सा जो है ना गायब है। हमने यहाँ तक भी प्रॉब्लम्स देखी हैं कि यार अब देखें, ये देखें, ये देखें, इसके ये थोड़े किनारे बाहर हैं सिर्फ, बाकी सारा एरिया आ रहा है। लेकिन अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करना चाहते हैं तो फिर तो आपको एक और टाइल लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये देखें, यहाँ पे ये एरिया किनारे से कट रहा है। शुरू में हमारे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हमें डाटा, सपोज किसी ने अगर इस लेक पे काम करना है, रावल लेक पे, रावल डैम पे, उसकी अगर आपने करनी है तो आपको अगर क्लिक कर भी लेंगे वो हो जाएगा, लेकिन इतना गैप आएगा। लेकिन प्रोफेशनली और परफेक्शन के लिहाज से ये सही नहीं है। आपको इस तरफ की पूरी टाइल लेनी पड़ेगी, जब टाइल आएगी तो उसको फिर साथ में जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप इतने पीस को क्लिक करेंगे फिर आपका एरिया कवर होगा, क्योंकि हायर लेवल पे जाके, प्रोफेशनल फील्ड में जाके इतनी सी गलती भी नहीं चलती। आप अगर कहना ओ यार यदि खैर जान दो, नहीं जाने देगा प्रोफेसर आपको, या आपको प्रोफेशनल आपका बॉस नहीं जाने देगा। अगर नहीं, मुझे पूरा एरिया चाहिए, ये एरिया जब कवर नहीं हो रहा, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री ख़राब हो रही है,
तो फिर तुम उसको कैसे कह सकते हो कवर है। तो शुरू में जब हम लोग काम करते थे ना, प्रैक्टिस नहीं थी, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एरिया कवरेज देखे बगैर हम लोग बस प्रोसेस कर लिया। बाद में जब मैप बनाया तो पता लगा ये एरिया छोटा हो गया। फिर हम क्या करें, फिर सारा शुरू से करना पड़ा, शुरू से दोबारा डाउनलोड करो, दोबारा एनालिसिस करो, क्लिक करो, हर चीज़ करो। तो ये चीज़ करने से पहले इमेज प्री प्रोसेसिंग अगर आप सारे एरियाज़ को कवर कर लें तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है कि भाई एनालिसिस करने से पहले मेरा एरिया कवरेज मैंने देखनी है कि मेरे डिज़ायर्ड डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहा है। क्योंकि डेफिनेटली आप पूरे पाकिस्तान पे तो काम नहीं करेंगे, पूरे पंजाब पे भी डाटा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि चंद डिस्ट्रिक्ट्स पे डाटा आ रहा है। इसकी जो स्वार्थ विड्थ है एक सीन की वो बहुत थोड़ी है। ये देखें, ये चंद किलोमीटर्स तक का डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप मोटिस का डाटा लेंगे तो फिर आपका शायद 2 या 3 टाइल्स हों, 2 टाइल्स पे भी पूरा पंजाब ये जो आपका है ना पूरा कवर हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको अगर लैंड साइड पे काम करना पड़े, इवन के सेंटिनल भी, वो भी आपको थोड़े एरिया पे कवरेज देता है। तो आपने बस ये ज़हन में रखना है कि आपने जब भी, अब देखिए जैसे ये वाला एरिया है पिंडी का, अगर आप इस टाइल पे काम कीजिए, ऊपर से ब्लैंक नज़र आ रहा है, अब हमें इसको चेंज तो नहीं करेंगे एरिया बाउंड्री को, हमें एक और टाइल ऊपर जोड़नी पड़ेगी। इसलिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि भाई हमारा डिस्ट्रिक्ट एरिया जो इस पर हमें काम करना है, कोशिश करें 90% कोशिश करें, बल्कि 99% कोशिश करें कि टाइल एक ही यूज़ करनी पड़े, वरना काम बढ़ जाता है। काम को सिमटा रखें। अब मैंने जब प्रोजेक्ट करना था ना बड़ा, तो क्लाइंट ने कहा कि जी आप ना ये काम करना है, सेंटिनल के डाटे पे काम करना है, ये वो। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा गूगल अर्थ इंजन पे, मैंने कहा वो भी हो जाएगा सारा। तो मैंने अपने सर से बात की, मैंने कहा सर इस तरह से क्लाइंट कह रहा है ये वो। तो उन्होंने मुझे एक काम की बात बताई ना, तो वो काम की बात ये थी, उन्होंने कहा कि टाइल एक ही रखना अगर तुमने करना है, वरना तुम्हारा काम डबल हो जाएगा और तुम्हारा सिस्टम डाउन हो जाएगा, और सिस्टम चूँकि बड़ी टाइल को प्रोसेस नहीं करेगा तो तुम्हारा काम स्लो हो जाएगा। तो जो भी क्लाइंट इन फ्यूचर या आपको असाइनमेंट मिले, कोशिश करें कि इतने एरिया लें, स्टडी एरिया, जो एक टाइल के अंदर कवर हो जाए। अब ये एक टाइल कह रहे हैं, इसको एक सीन कह लें, एट ए टाइम जो डाउनलोड हुआ है। क्योंकि नई डाउनलोडिंग करेंगे, नया सिस्टम करेंगे, तो जब इसके अंदर 2 पीस जुड़ेंगे तो सिस्टम आपका ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाएगा, प्रोसेसिंग स्लो कर देगा। क्योंकि ये ऑलरेडी 1 GB के करीब इमेज है, पूरा जो उसका फोल्डर डाउनलोड किया था 900-800 MB का था। तो अगर आप ज़्यादा एरिया कवर करने के चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि जोश में आके बच्चे कहते हैं सीधे पूरा पंजाब कवर करना है, लैंड साइड है ना, लैंड साइड से पंजाब कवर हो सकता है, लेकिन मैनुअल नहीं होगा, वो गूगल अर्थ इंजन पे जाके होगा। उसको कमांड देंगे, वो पूरे एरिया को कैप्चर कर लेगा। लेकिन फिर बात वही है, अगर पूरे पंजाब को लैंड साइड करेंगे तो कई GBs में डाटा डाउनलोड होगा जब रिजल्ट आए। तो आपकी जो मशीनरी है, जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, सबसे पहले आपने रिसोर्सेज को ज़हन में रखना है आपने कि आपके पास मशीनरी कैसी है। अगर तो किसी सुपर कंप्यूटर पे काम करें फिर भावें पूरी दुनिया का कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने सबसे पहले माइंड में रखनी है कि डाटा प्रोसेसिंग जब आपने करनी है तो एरिया छोटा लेना है, स्मॉल एरिया पे काम करना है। लेकिन इतना स्मॉल ना हो कि किसी शहर महल्ले पे ले लें, आपने एटलीस्ट एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट ले लेना, जैसे इस्लामाबाद, पिंडी हो गया, झेलम हो गया, जो कि एक टाइल में आराम से आ सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इस्लामाबाद को टारगेट करता हूँ तो इस्लामाबाद इसके अंदर आ रहा है, लेकिन पिंडी नहीं आ रहा, पिंडी आपका बाहर ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। तो इसका आसान तरीका यह है कि मैं इस्लामाबाद को चुन लेता हूँ, ठीक है। या इधर से अगर देखा जाए झेलम भी इसके अंदर कवर हो रहा है तो झेलम को भी चुना जा सकता है। ये देखिए नीचे ये टाइल पूरी यहाँ पे ये है पूरा झेलम, या इस्लामाबाद को ले लें। तो आप झेलम को रहने दें, आप इस्लामाबाद को ले लें, ठीक है। लेकिन इसमें एक मसला आता है कि ये जो मैं ये वाला एरिया ना, ये वाला ये लेक मुझे बड़ी पसंद है, ये वाली जो अजीब सी बनती है ना, ये लेक पे ऊपर काम होना चाहिए। तो इसके ऊपर अगर आप करते हैं तो फिर आपको ये वाली टाइल जोड़नी पड़ेगी। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, डाटा डाउनलोड कर लें इस वाली टाइल का, फिर उसकी मुझे शेयर कीजिएगा, फिर मोज़ैकिंग इस पर करेंगे। इसमें मोज़ैकिंग हर चीज़ हो जाती है। बेसिक इमेज की प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स जो है ना, वो आपकी ArcGIS के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर एडोब इमेजिन, एनवी, जियोमेट्रिका या प्रोग्रामिंग के थ्रू भी होती है। इसमें भी उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। अच्छा, अब अगली कहानी हमने क्या करनी है, आपको शुरू में शेप फाइल सेट करवाने का मकसद ये था एटलीस्ट आपको शेप फाइल के साथ खेलना आ जाए। हमने करना क्या है, हमें पहले सबसे पहले इस्लामाबाद को लैदा करना है इसमें से, ठीक है। और आप इसको इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इधर से सिलेक्ट करूँ और इधर से इसको करूँ, इस्लामाबाद ग्लू हो जाएगा। सिलेक्ट हो गया, क्लिक किया मैंने, इसके अंदर टेबल्स में जाके नहीं किया। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इधर सिलेक्शन में जाएँ, क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड फीचर, मैं इसको करूँगा तो इस्लामाबाद साइड पे निकल आएगा। अब मेरे लिए इस लेयर की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इस्लामाबाद मेरे पास आ चुका है, 1 क्लिक में आ गया, ठीक है। अब मेरी जो काम का स्टडी एरिया है वो ये है।
जब भी आप रिसर्च करेंगे या कोई पेपर लिखेंगे या कोई प्रोजेक्ट करेंगे, आपको वो स्टडी एरिया देगा, या इस एरिया पे काम करना है। लाहौर हो सकता है, पिंडी, इस्लामाबाद, कोई नॉर्दर्न एरिया, कोई KPK का एरिया, कोई कराची का एरिया, कोई भी हो सकता है। सबसे पहले स्टडी एरिया की शेप फाइल आपके पास होनी चाहिए। मुझे कोई भी काम आता है ना, मैं कहता हूँ स्टडी एरिया की डिमार्केशन बाउंड्री पहले मुझे भेजो, मैं फिर देखूँगा आगे करना क्या है। अगर वो डिमार्केशन बाउंड्री मेरे काम की है, यानी छोटा एरिया है, मैं अपनी मशीन पे कर सकता हूँ, तो मैं यस कर देता हूँ। अगर वो मशीनें बहुत बड़ा एरिया देता है, देखो जी ये 5 डिस्ट्रिक्ट पे काम करना है, तो मैं कहता हूँ अल्लाह दे वाले, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारी टाइल्स लगानी पड़ेंगी। अगर तो मैं नहीं कर सकता, जाओ भाग जाओ। क्योंकि अगर मैं हाँ कर भी दूँ तो मैं मशीनरी किधर से लेके आऊँगा? मेरे पास हैवी डाटा प्रोसेस करने का मसला नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हाँ, मेरे पास अगर अच्छा कंप्यूटर हो तो मैं कहूँगा ठीक है, मेरे पास पूरे पाकिस्तान का करवा। तो जितनी रेजोल्यूशन आपकी हाई होती जाएगी, उतनी ही एरिया कवरेज में ज़्यादती अगर बढ़ेगी तो मशीन आपकी डाउन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपने रिसोर्सेज को देखना है, उसके बाद आपने देखना है आपका स्टडी एरिया कितना है। छोटा लें, एक डिस्ट्रिक्ट पे काम करें। अगर आपको 2 पे भी करना पड़े तो कोशिश करें कि 2 या 3 पे आप कर रहे हैं तो टाइल एक ही यूज़ हो, क्योंकि अभी आप गी पे काम नहीं कर सकते, अभी आपने मैनुअल करना है। प्रोग्रामिंग भी करेंगे तो डाटा तो डाउनलोड मैनुअल ही करना है ना। गी पे तो ओवरऑल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर आप जाके करते हैं तो वहाँ पे पूरी प्रोसेसिंग होती है, एंड पे सिर्फ रिजल्ट वहाँ पे डाउनलोड हो सकता है आपके पास। तो यहाँ पे तो आपने प्रोसेसिंग खुद हाथ से करनी है, बटन दबा दबा के। अगर आप कोडिंग के थ्रू भी सीखते हैं इन फ्यूचर, पाइथन वगैरह, वो भी आपने करना तो अपने सिस्टम के अंदर ही है ना। इमेज तो आपको चाहिए, तो इसलिए वो आपकी मशीन पे डिपेंड करेगा, मशीन आपकी कैसी है। अभी मेरे पास आ चुका है, और अभी मैं यहाँ पे सिलेक्शन किया है ना, अभी मैंने डाटा एक्सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं इसको बंद करूँगा फाइल को तो डाटा भी उड़ जाएगा साथ ही। मैं इसको इस्लामाबाद के नाम पे सेव करता हूँ, क्योंकि अगली जितनी भी प्रैक्टिस होगी हम इसी एक शेप फाइल पे करेंगे अगली क्लासों में भी। अब मैं कहता हूँ कि ये इधर जा रहा है, तो मैं इसे कहता हूँ कि नहीं भाई, मुझे लाइडार में डाल दो। जो भी आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन होगी ना, डी नहीं, मैंने इधर रखा हुआ है आपके पास फोल्डर, ये लाइडार था, और इसके अंदर फाइलें पड़ी, मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ शेप फाइल की फॉर्म में। ठीक हो गया, ताकि मुझे पता हो कि मैं जो काम करवा रहा हूँ, इवन इन फ्यूचर अगर आपको ये सारा डाटा भी चाहिए तो मैं वो भी आपको दे दूँगा, ताकि आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन ये सीखने के लिए ज़रूरी है, आपको आना चाहिए सारा, कि आपको अगर फ्रॉम स्क्रैच काम करना पड़े ज़ीरो से, इसको मैं यस करता हूँ कि मुझे सारा डाटा दे दे। अब इस्लामाबाद के नाम से फाइल सेव हो गई है, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ये बाउंड्री भी मैं रिमूव करता हूँ, हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमारे काम की सिर्फ इस्लामाबाद है। ठीक हो गया। आप चाहें तो अपने किसी और एरिया पे भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इस्लामाबाद पे करें। आप अपने किसी भी लोकल डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ से आप आए हैं उसके ऊपर काम कर लें, कोई मसला नहीं है। आप पिंडी पे काम करें तो पिंडी पे काम कर लें, ठीक है। लाहौर पे करना है, किसी और एरिया पे करना है तो आपको उसी तरह एरिया लेना पड़ेगा। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैं सबसे पहले इसको क्लिप करूँगा, मैं सबसे पहले अपने लिए आसानी करूँगा ताकि मेरी मशीन जल्दी काम करे, फटाफट काम मुके। तो मैंने इसको करना है सबसे पहले क्लिप, यानी इमेज प्रोसेसिंग, स्टैकिंग, इमेज एनालिसिस नहीं करने। पहले सबसे पहले आपने एरिया को छोटा करना है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये लोग करते हैं कि लोग जिनको पता है, थोड़े से उनकी मशीनें भी ठीक हैं, वो सबसे पहले इमेज की प्रोसेसिंग कर लेते हैं सारी, रिजल्ट आगे हर चीज़ हो गई, पूरे यानी सीन के ऊपर काम कर लिया। उसके बाद आपने अपने एरिया को क्लिप कर लिया एंड पे जब रिजल्ट आया। दो तरीके हैं, आपकी मर्ज़ी है, चाहे इमेज की प्रोसेसिंग पहले कर लो सारी, ठीक है। अगर आपने क्लिप नहीं करना, क्लिपिंग आप एंड पे कर लो। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपका एरिया चेंज हो जाता है, या उसके अंदर आप एडिशन कोई और ऐड भी करना चाहते हैं, एरिया जोड़ना चाहते हैं, तो फिर आपका रिज़ल्ट बना होगा, सिर्फ वो एरिया जोड़ना और क्लिप कर लेना, वो थोड़ा काम शॉर्टकट में हो जाता है। इस तरह अगर करोगे, अगर मुझे बाद में याद है कि नहीं मुझे तो सर ने कहा था पिंडी भी डालना है, तो पिंडी तो मैंने डालना ही नहीं, या मैंने साथ झेलम भी डालना है, कंपैरिजन करना है, तो फिर मैं शुरू से दोबारा उसको उठाऊँगा, फिर झेलम को क्लिप करूँगा, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करूँगा, तो काम डबल हो जाएगा। तो आपकी आसानी दोनों में है, जिस तरह मर्जी आप कर लें। अगर आपको डेड श्योर है कि आपने सिर्फ इस्लामाबाद पे काम करना है, तो फिर आप चाहे तो इसको अभी क्लिप कर लें। अब इसके भी दो तरीके हैं, या इमेज स्टैकिंग करके क्लिप कर लें, या बैंड वाइज क्लिप करें। लेकिन मेरी जो सजेशन है वो यही है कि आप हर बैंड को अलग-अलग क्लिप करें, क्योंकि आपके अगर इमेज स्टैकिंग में बैंड को क्लिप करेंगे तो बाज़ दफ़ा वो इमेज ख़राब भी कर देता है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ सबसे पहले करनी है। अच्छा, इसमें दो तरीके हैं। बाज़ दफ़ा आपके पास चूँकि इमेज की रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं आती है, जो 30 मीटर है, ये तो आप जूम भी करें ना, देखें जूम करें ना इसको, तो 30 मीटर तक के ऑब्जेक्ट तक ये जूम हो जाएगा, ये देखें ना,
ये जूम कर रहे हैं, ये हो रहा है, तो यहाँ पे मज़ीद जूम करेंगे तो इसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो पिक्सल आपको फटने शुरू हो जाएंगे, पिक्चर नज़र नहीं आएगी। तो आप अगर 30 मीटर के ऊपर आके कर रहे हैं ना, तो फिर तो इतना मसला नहीं है। आपको दूर से, क्योंकि हमने देखना है पूरा एरिया, दूर से देखेंगे ना ऐसे करके, तो आपको नहीं नज़र आएगा कि पिक्सल फटे हुए हैं, आपको सीन नज़र आएगा। लेकिन अगर आप मॉडिस पे काम कर रहे हैं या आपकी रफ रेजोल्यूशन है 1 किलोमीटर वाली, 5 किलोमीटर वाली, 100 किलोमीटर वाली भी हो सकती है ना, वर्ल्ड का डाटा ग्लोबल ले रहे हैं, तो उसमें आपके अगर पिक्सल फटे नज़र आ रहे हैं तो फिर आपके लिए मसला है कि आप फिर उस तरीके को फॉलो करेंगे कि आपके किनारे कवर होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं और मैंने भी ये की थी, इसलिए मैं आपको वही चीज़ें सिखा रहा हूँ कि स्टार्ट में ही ये काम आपने नहीं करना। अगर आप इसकी इमेज की एनालिसिस भी कर देते हैं, इमेज स्मूथिंग भी कर देते हैं, फिर भी किनारे वो कवर नहीं करेगा अगर रफ रेजोल्यूशन है, मॉडिस वगैरह, वो इसी इस्लामाबाद के एरिए में किंगरी सी बन जाएगी साइड पे और सफ़ेद गैप नज़र आएगा, क्योंकि वो आपने एरिए को मास्क किया हुआ है, क्लिप नहीं किया। यही मैं फ़र्क समझाना चाहता हूँ कि दो तरीके होते हैं, या आप जैसे अभी ये सीन नज़र आ रहा है ना आपको, इस सीन के थोड़ा थोड़ा मैं बाहर क्लिप कर दूँ, बाउंड्री से थोड़ा थोड़ा बाहर। दो मेथड आप लोग मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा अभी। एक होगा क्लिप का मेथड, एक होगा मास्क का मेथड। मास्क का मेथड क्या करेगा, जितना भी रेड बाउंड्री के अंदर का एरिया है उसको लेगा सिर्फ। क्लिप का मेथड क्या करेगा, जितना बाउंड्री के रेड बाउंड्री को टच कर रहा है ना एरिया, वो सारा लेगा बाहर वाला में। यानी एक रेक्टेंगल बनाएगा, उसमें जो किनारे यहाँ पे टच हो रहे हैं ना, इस कोने में टच हो रहा है, इस कोने में टच हो रहा है, इस कोने में टच हो रहा है, इधर टच हो रहा है, इधर टच हो रहा है, बाहर का एरिया। तो इसका एक इस तरह से आपको जितना सीन नज़र आ रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, इतने एरिया के करीब करीब वो एरिया को क्लिप करेगा, बाहर से कैंची से काटेगा, फ्रेम जैसे काटते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा एरिया भी आपके पास आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा एरिया होगा वो आपके लिए अच्छा है, इसमें आपकी किंगरी नहीं आनी चाहिए। किंगरी कैसे आएगी, जब आप जूम करेंगे इसमें भी किंगरी नज़र आएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा मास्क में। चूँकि आपका एरिया 30 मीटर पे है ना, इसलिए आपको नज़र दूर से नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मॉडिस पे काम करेंगे तो इतने बड़े डब्बे खाली नज़र आ रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, ये बात हमेशा याद रखिए, आप क्लिप करें या मास्क करें, टेक्निक कोई भी इस्तेमाल करें, कटेगा पूरा पूरा पिक्सल, आधा पिक्सल नहीं कटेगा। समझ आ रही बात की? जैसे ये जूम करें ना इसको, ये मास्क में आपको अभी नज़र आ जाएगा सारा कुछ। ये अगर आप बाउंड्री पे आते हैं ना, ये देखिए, जूम करें, ये और जूम करें, ये पिक्सल नज़र आ रहे हैं ना, ये देखिए, ये सेल वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर DN वैल्यूज़ हैं। जब आप क्लिप करेंगे ना, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये आधा इस तरफ आ रहा है पिक्सल, आधा बीच में लाइन काट रही है, ये भी पूरा पिक्सल पूरा नहीं इसके अंदर आ रहा है, ये भी फ्रेम आधा बीच में काट रहा है। तो जब आप काटेंगे ना, इसको क्लिप करेंगे या मास्क करेंगे, तो पिक्सल ये नहीं करेगा कि इसको एंड पे यहाँ पे ब्लेड फेर देगा, नहीं, वो आपको पूरा पिक्सल ही उड़ा देगा। और ये इतने सर्कल गैप या इस तरफ आएगा या ये किंगरी थोड़ी बाहर निकली नज़र आएगी। सॉफ्टवेयर ने पकड़ना है पूरे एरिए को। अगर वो क्लिप करेगा या वो मास्क करेगा तो इस पूरे फ्रेम को ज़हन में रखते हुए काटेगा। किंगरी आपकी बाहर भी निकल सकती है, ये जो कॉर्नर है, ये किंगरी आपकी इस फॉर्म में ये यहाँ पे अंदर भी आ सकती है। तो ये इस लाइन पे जब वो ब्लेड फेर के काटेगा ना उसको, तो ये इस तरह कट मारेगा और ये पूरे का पूरा पिक्सल या उड़ेगा या आएगा, ये बीच में से हाफ ऑफ नहीं करेगा। ये बस ज़हन में रखनी है। हाई रेजोल्यूशन में तो नज़र नहीं आता, ये रफ रेजोल्यूशन में जैसे ही किलोमीटर्स पे आते हैं ना आप, इतना मोटा गैप नज़र आता है, सफ़ेद। तो बंदा उसे सिर फाड़ के पहनता है, यार मैं किस तरह करा, वो ठीक नहीं होता। मेरे साथ ही प्रॉब्लम आई थी ना, मैंने रिजल्ट करके सर को, जब PhD की बात कर रहा हूँ, मैंने दिखाया, कहते ए की है, मैं कहा सर ये रिजल्ट इसी तरह के, मैंने तो वही टेक्निक यूज़ की है। कहते नहीं, ये जो किनारों पे किंगरी आती है ना, ये नहीं आनी चाहिए, स्मूथ इमेज होना चाहिए, लाइन की बाउंड्री के आगे बेशक आ जाए, पीछे नहीं होना चाहिए, एरिया कवरेज पूरी नहीं होती वैसे। तो फिर मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ, फिर उन्होंने कहा कोई और तरीका देखो। वो तो जाहिर पता मैं नहीं करना, तो उन्होंने ये नहीं बताना था कि एंज का। फिर मैंने नेट पर देखा, यार मैं कैसे बचाऊँ, तो फिर उसका एक तरीका मुझे कि क्लिप कर लो। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि सर अगर मैं एरिया कवरेज थोड़ी ज़्यादा कर लूँ, कहते फिर क्या हो, कोई मसला नहीं। आपने देखा होगा कि मेरे पेपर्स के अंदर जो मैंने आपको पेपर शेयर किया है या नहीं किया, उसके अंदर मैंने पूरा एरिया कवरेज किया, क्योंकि वो मॉडिस का डाटा है। अगर मैं उसको क्लिप करता हूँ ना, मास्क करता हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो बाउंड्री पूरी किंगरी वाली बनती है, क्योंकि वो तो आपको क्लिप उतना ही करके देगा ना जितना उसने करना है। तो मैंने कहा सर फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना नेबरिंग एरियाज़ भी शामिल कर लेता हूँ। कहते ठीक है, हमारा स्टडी एरिया वही रहेगा, नेबरिंग एरिया आप उसके अंदर ऐड कर लें। देखें अभी आपको अगर मैं सैम्पल दिखाऊँ,
ये सारी जो मैं आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स बता रहा हूँ ये मैंने बड़ी खपाई करके सीखी हुई है, और इसमें बहुत सारी जो है ना करेक्शंस मैंने बाद में की थी। इधर मेरे पास ये मेरा पेपर पड़ा हुआ, ये देखें, इसमें जो फाइनल जो लेआउट था प्रोफेसर ने ही ज़ाहिर बात है प्रूव करना होता है, तो वो कहता है कि यार मसला पता है क्या आता है, जो एग्जामिनर्स होते हैं या जो आपके रिव्यूअर्स होते हैं या जो ऊपर चेक करने वाले लोग हैं ना, वो चीज़ें ये नोट करते हैं कि ये इसकी सेंस मुकम्मल नहीं की हुई, ये ऊपर मैप्स होंगे, ये तो खैर दूसरे ग्राफ में डटे हुए, ये देखिए ये मैंने जहाँ पे जो चलाकी लगाई है, चलिए बड़ा मैप दिखाता हूँ आपको, स्टडी एरिया, ये देखिए। अब ये जो मैंने किया था ना, ये आपका था डैम, ये था 30 मीटर पे, इसमें मेरा गुजारा हो गया था। इसको जूम करेंगे तो इस साइडों में हल्की हल्की किंगरी नज़र आ रही है, अगर आपको ओरिजिनल डाटा दिखाऊँ। इसमें आपका लैंड साइड भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह, गुजारा हो गया था। लेकिन जब मैं आया ना नीचे इसके ऊपर, तो जब मैंने इसको क्लिप किया है दूसरे को, तो मैंने कहा सर मैं एरिया कवरेज ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि हमें उसके ऊपर जो भी एनालिसिस करने हैं वो ईजी हो जाए, मुझे राइटिंग भी लिखने में ईजी हो। तो ये देखिए मैंने चालाकी से इसको क्लिप किया हुआ है, मैंने इसको मास्क नहीं किया हुआ। क्लिप करने से पाकिस्तान की बाउंड्री का एरिया भी इसके अंदर काटा गया है। तो मेरे पास ये इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इन एरियाज़ की डिटेल भी समझ आ गई कि यहाँ पे क्या कंडीशन चल रही है। तो मैंने फिर इसको मास्किंग में नहीं लेके गया था, मैं फिर इसको क्लिप में ले गया। यहाँ पे ऊपर मैंने मास्क कर दिया था क्योंकि इसमें मुझे किंगरी का मसला नहीं था, वो मुझे नज़र आ रहा था कि स्मूथ इमेज बन गया। फिर इसके ऊपर मैंने इमेज स्मूदिंग की, इमेज स्मूदिंग करके मैंने इसके जो पिक्सल्स हैं उनको स्मूथ किया है, यहाँ पे क्यूबिक कन्वोल्यूशन अप्लाई की है। तो ये सिंपल वही डैम है जिसको जो मैं आपको दूंगा भी, और आपको वो उसमें इजीली प्रोसेस भी करेंगे। तो ये वाला एरिया साइडें वही हैं, लेकिन ये किनारे जो है ना इसके सेफ़ हैं। अगर मैं इसको 9 किलोमीटर्स में लेके आऊँ, ठीक है ना, क्लाइमेट का कोई और बड़ा डाटा यूज़ करूँ जो ग्लोबल लेवल पे होगा या एशिया के लेवल पे होगा, तो वो मुझे मास्क करने में काट देगा साइडों को। तो वो मेरा एरिया बाउंड्री से पीछे पीछे रहेगा, बाउंड्री को टच करके उसके आगे चला जाए, खैर बाउंड्री के पीछे नहीं आना चाहिए, ये हमेशा आपने याद रखना है। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिखानी थी। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे सर्च बार में आपके लिए इजी होगा, सर्च बार को यूज़ करना सीखो, स्मार्ट टेक्निक्स, बजाय कि आप वो इमेज की इस टूल बॉक्स में जाओ रेड वाले में और इसके अंदर से बटन दबा के ढूंढते रहो, यार वो कितने पे आया है, वो केड़ा डब्बा। शुरू में हम यही गलती करते थे, घंटों देखते थे, यार वो मैंने वो काम किया था मास्किंग का, वो किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, वो फोल्डर ढूंढने में ये अच्छा यार वो इमेज एनालिसिस में पड़ा हुआ है या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पता ही नहीं चलता था। इतने ज़्यादा फोल्डर हैं बड़े, उसके अंदर सब फोल्डर हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। तो बेहतर यही है कि आप ये सर्च की टूल बार पे सिर्फ आप अपने कमांड जेन में रखो या फंक्शन जेन में रखो कि आपने करना क्या है। मैं सिर्फ मास्क लिखता हूँ, कहता हूँ ढूंढ के निकाल के लेके आ, तो वो मुझे यहाँ पे ढूंढ के निकाल के लेके आएगा, और ये मास्क के नाम से जितने फंक्शंस होंगे वो आपको यहाँ पे लिस्ट बना देगा। अब करना है मैंने, ये देखो ये आगे लिखा हुआ है स्पेशल एनालिस्ट के टूल बॉक्स में ये पड़ा हुआ है, एक्सट्रैक्ट बाय मास्क, ठीक है। यानी एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर से निकाल लेना, मास्क करना उसकी बाउंड्री के अंदर का एरिया, जैसे आप लोग मास्क फेस मास्क लगाते हो उसी तरह। तो मैं कहता हूँ कि इस फंक्शन को यूज़ करो, ये स्पेशल एनालिस्ट में पड़ा हुआ, ये ज़हन में रखनी है आपने। अगर मैनुअल भी ढूंढना है तो फिर यहाँ पे जाके ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे ना एक्सट्रैक्ट बाय मास्क स्पेशल एनालिस्ट टूल है, इसके अंदर आपने मुझे ढूंढ के देना है। तो इसमें जस्ट आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो छोटी विंडो खोल देगा, वो प्रोसेसिंग में चला गया। तो इसके बाद आपको विंडो आ जाएगी, फिर आपने उसके अंदर ये फाइलें एलोकेट करनी है कि ये यार फाइल्स हैं, इसके बेस पे आपने मुझे एलोकेट करना है। उसको थोड़ा हिलने दो। अच्छा वो मैंने इधर क्लिक कर दिया, ये देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको कहेगा ये फंक्शंस, बस आपने फंक्शंस की लिस्ट बनानी है। इसको छोड़ें, इसके आर टूल बॉक्स के अंदर ढूंढना मुश्किल काम है। सर्च बार में फंक्शन लिखें कि मैंने कीवर्ड्स क्या लिखने हैं। कीवर्ड्स आपको अगर याद हो गए, यार मैंने मास्किंग करनी है, या पूरा फंक्शन लिख लें यहाँ पे कॉपी पे एक्सट्रैक्ट बाय मास्क, ठीक है। तो लिखेंगे तो वो स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, ये ना कि स्पेलिंग गलत करके लिखे हो कि वो तो आता ही नहीं पाया, वो तो आता ही नहीं पाया। तो वो बाज़ दफ़ा लफ्ज़ के स्पेलिंग जो होते हैं ना, तो वो आपके एग्जैक्ट मैच करने चाहिए उसके साथ, स्पेलिंग ठीक लिखनी है आपने। अब देखिए यहाँ पे कहता है जी मास्क करेगा ये फंक्शन, वो कहता है जी इनपुट रास्टर, किस फाइल को करना चाहते हैं। चूँकि मैंने बैंड वाइज करना है तो यहाँ पे बैंड्स की लिस्ट आ जाएगी कि ये सारे बैंड मैंने लोड किए होंगे। तो मैं कहता हूँ अच्छा यार मुझे ऐसा करो बैंड 1 या चलो बैंड 2 कर दो या बैंड 1 कर दो, यहाँ पे वो बैंड आ जाएगा। अच्छा
अब बैंड थोड़ा सा चूँकि प्रोसेसिंग में जाता है तो थोड़ा लोकेट करता है, टाइम लेता है थोड़ा सा। अगर आपका अच्छा सिस्टम है, अच्छी रैम लगी हुई है तो आपको जल्दी कर देगा। यहाँ पे आ गई। अब वो कहता है कि फ़ीचर क्लास, फ़ीचर मास्क किसके बेस पे करना चाहते हो, इस पे लेके आऊँगा। तो मैंने इस्लामाबाद ऑलरेडी पहले किया हुआ है, इसको मैं ले आऊँगा, इस्लामाबाद की बेस पर करना चाहता हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि आउटपुट रास्टर आपने किधर इसको स्टोर करना है। आप आ जाए इधर, लोकेशन ढूंढें अपनी, कहाँ पे आपने डाटा स्टोर करना है। मेरे पास चूँकि लाइडार में पड़ा हुआ है, इसी के अंदर मैं करता हूँ। तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, B1 कर दें, अंडरस्कोर के साथ कैपिटल, चलो मैं यूज़ कर लेता हूँ, मैं IS भी लिख देता हूँ ताकि इस्लामाबाद का एरिया मुझे पता हो कि बैंड 1 इस्लामाबाद, क्योंकि बैंड सारे करने हैं ना आपने एक एक करके। तो इसमें आप उसी बैंड का नाम रखें, B1 B2 जो बैंड आप यूज़ कर रहे हैं, और आगे अपने एरिया का नाम जोड़ दें। क्योंकि मैं इस्लामाबाद पे कर रहा हूँ तो मैंने शॉर्टकट उसका IS भी कर दिया। आगे कुछ एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, आगे नीचे वो रास्टर डाटा सेट की सेव टाइप दे रहा है, आप इसको सेव करें। यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इस फोल्डर में मुझे इसको क्लिप कर मास्क कर देगा। इसको मैं ओके करता हूँ। अब वो प्रोसेसिंग चलाएगा और इसको मैं कहता हूँ मैं रिज़ल्ट देख लूँ। वो उसने कंप्लीट कर दिया है सक्सेस के साथ, ठीक हो गया। अगर मैं इसको चेक करता तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता। अब देखिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, सारी लेयर्स अगर मैंने ऑफ़ करनी है तो इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो सारी लेयर्स ऑफ हो जाएंगी। पहले गलती हम क्या करते थे, नॉन प्रोफेशनल तरीके से एक एक ढूंढ के बटन दबाते थे, लो भी ए चला गया, ए आ गया, ठीक है ना। ये काम नहीं करना। इधर से अगर ऑफ़ करनी है तो राइट क्लिक करें, सारी ऑफ हो जाएंगी, बेशक 100 खुली होंगी। अब देखिए जो मैं आपको काम की बात बताने लगा, ये देखें और ये देखें, किंगरी बन गई है ना। उसने पूरा पिक्सल उठाया है मास्किंग के अंदर और वो पूरा का पूरा पिक्सल ही गायब कर दिया। हालांकि उसे चाहिए था कि यहाँ से इतना मुझे दे देता, लेकिन फंक्शन इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि या तो पूरा पिक्सल आएगा किनारे का या पूरा पिक्सल जाएगा। यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ से उड़ गया, जिधर जिधर वो लाइन जा रही है वो सारे किंगरी आपको नज़र आएगी। चूँकि ये 30 मीटर का है, अगर मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे ना ऐसा करो, जूम टू लेयर कर देता हूँ ताकि मुझे पूरा एरिया नज़र आए। अब पूरे एरिया में आपको फील नहीं होगा कि वो किंगरी बनी हुई है, क्योंकि आपकी रेजोल्यूशन थोड़ी बेहतर है ना, पिक्सल छोटे हैं तो किंगरी भी छोटी सी है। जो कोई इसको जूम करेगा उसमें नज़र आएगी, जूम आउट करके आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। कितना भी जूम कर ले तो नहीं पता चलता, क्योंकि इसलिए कि आपके पास जो एरिया है ना वो इस्लामाबाद का है, और इसकी जब आप मैपिंग करेंगे तो आपको पूरे पेज में इस्लामाबाद को शो करना है। तो अगर यहाँ पे मैं मास्किंग भी कर लेता हूँ तो कोई मसला नहीं है, मैं गुजारा मेरा चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रेजोल्यूशन ही गंदी होगी, मोटिस का डाटा होता अगर ये, तो उसने इतनी इतनी बड़ी किंगरी नज़र आनी थी। क्योंकि ये बाउंड्री मैंने इतनी नहीं रखनी, मैंने इसको नॉर्मल वे में लेके आना है 1 पे। बाज़ दफ़ा बाउंड्री लोग ख़त्म भी कर देते हैं, आप बाउंड्री ख़त्म भी करके कर सकते हैं। आप देखें ना बाउंड्री, अब अगर आप बाउंड्री को ख़त्म करते हैं ना तो फिर जूम करते हैं तो आपको भी ये देखें, जितना करीब करते जाएंगे आपको ये बॉर्डर इसका ख़राब नज़र आएगा। ये देखें ना किंगरी बनी हुई है, ये जो आरी बनती है ना ये नहीं बननी चाहिए किसी भी सूरत में। ये आपके लिए नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ये ऑब्जेक्शन लगती है हर चीज़ में, चाहे आप असाइनमेंट बनाएं, प्रोजेक्ट बनाएं या कोई प्रोफेशनल कंपनी में काम करें, ये नहीं होना चाहिए। आपको इसको स्मूथ करना है। अगर मैं कहता हूँ यार इसकी इमेज स्मूथिंग कर दो, इमेज स्मूथिंग वो इसकी कर देगा, किंगरी को नहीं छेड़ सकता क्योंकि पिक्सल ही नहीं है आगे, सेल ही कटा हुआ। तो सेल ही ये जो आपस में हमने किया था ना उस दिन, क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की थी, वो इनके अंदर की जो रेजोल्यूशंस हैं इनकी एवरेज लेके इमेज को स्मूथ करता है। वो इमेज स्मूथ करेगा, किनारे कवर नहीं करेगा। तो ये अब आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, मास्किंग करनी है या क्लिपिंग करनी है। अच्छा, अब अगला बैंड हम करते हैं क्लिप, बल्कि इसी को क्लिप भी करके देख लेते हैं फर्स्ट बैंड को। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे ना आप अगला फंक्शन देखें क्लिप, या आप जस्ट क्लिप लिखें। तो मैं कहता हूँ अच्छा मुझे ना ढूंढ लो, ये देखिए क्लिप डाटा मैनेजमेंट, क्लिप एनालिसिस। तो वो क्या कहता है कि यहाँ पे रास्टर डाटा सेट को आप यहाँ पे पोर्शन ऑफ एरिया को कट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ क्लिप को डाटा मैनेजमेंट को खोलो, ये वाला क्लिप नहीं करना है, एनालिसिस वाला, ये वाला करना है आपने, ठीक है। ये देखिए इसका पेज ज़रा और तरह से खुलता है। इनपुट रास्टर वही बैंड 1 देता हूँ यहाँ पे, ये वाला, ताकि आपको कंपैरिजन करना ईजी हो। आउटपुट एक्सटेंट कौन सी कितनी देनी है, किसके बेस पर क्लिप करना है, आप यहाँ पे ये इस्लामाबाद का वो फाइल देंगे। अगर आपको एरिया कवरेज की लैंड लॉन्ग का पता है तो यहाँ पे वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, वो ऑटोमेटिक इसको रीड कर लेगा उसकी बाउंड्री को, ठीक है ना। आप उसको भी कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि इनपुट फीचर ऑफ क्लिपिंग ज्योमेट्री आप करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपका रिजल्ट एक जैसा ही आएगा। आउटपुट रास्टर किस में देना चाहते हैं, आप उसी तरह लोकेशन निकालें,
ठीक है, तो मैं कहता हूँ अच्छा यार B1_ISB मैंने इसको क्लिप किया हुआ है, मैं इसका नाम ही क्लिप रख देता हूँ। इसका नाम आप मास्क भी रख सकते हैं, इसका क्लिप भी रख सकते हैं। मैं कहता हूँ सेव कर दो, इधर मुझे रिजल्ट चाहिए। अच्छा, अब वो कहता है मेंटेन क्लिपिंग एक्सटेंट, मैं कहता हूँ हाँ इसको मेंटेन रखना ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पे वो कहता है नो डाटा वैल्यू, यानी जो एरियाज़ खाली हैं जिनके पास डाटा नहीं है उसको मैं क्या असाइन करूँ, 0 साइन करेगा, उसमें डाटा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 999 लिखेंगे तो वो नई फाइल में खाली सेल्स को 999 कर देगा। ठीक है, तो इसमें आप इसको एज इट इज छोड़ दें, ये उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाएगा। इसको ओके करें, इसको भी मैं जल्दी में इसको क्लिक नहीं किया। आप देखें फ़र्क पता चला, इसने इसकी किनारे वाली बाउंड्री भी ले ली। देख रहे हैं, ये आपके पास ही मैंने ऑफ़ करके दिखा देता हूँ, इसको सारी ऑफ़ करें। अब इसमें कोई लेयर नहीं है, ये मैंने क्लिप किया हुआ है, ये मेरी बाउंड्री है। इसको भी थोड़ा सा बेशक चेक करने के लिए मोटा कर लें और क्लिप वाली फाइल को देखें, साइडें आ गई। ये है आपकी सेफ साइड। जब आप एरिया में काम करते हैं, क्लिप करें अपनी शेप फाइल को और इर्द गिर्द का एरिया भी साथ अटैच करें। ठीक है ना, आपको एटलीस्ट जो है ना सेफ साइड रहेगी, आपको दोबारा से इमेज के ऊपर पंगेबाजी नहीं करनी पड़ेगी। एटलीस्ट आपका स्टडी एरिया उसकी बाउंड्री में आ रहा है, इसके बाहर का एरिया आ जाए कोई मसला नहीं। हाँ, अगर वो आपको प्रोफेसर कहता है कि नहीं क्लिप नहीं, मुझे मास्क सिर्फ उतना ही एरिया चाहिए, तो फिर आप उसको मास्किंग के ऊपर ले जाएं। क्लिप कोई भी फाइल करेंगे तो आपकी बाउंड्री उसके साथ आएगी। तो आपकी सेफ साइड क्या हुई कि आपके पास ये जो पिक्सल आ रहे हैं यहाँ पे कटे हुए ज़रूर होंगे, ये देखें ना पिक्सल उसी तरह कटे हुए हैं, ये देखें कटे उसी तरह ही हुए हैं, लेकिन आपकी बाउंड्री सेफ हो गई, आपको मसला कोई नहीं। अब आप इसको जब मैप बनाएंगे तो आप उस एरिया को जूम कर लें और जूम करने के बाद उस एरिया के ऊपर आप काम करें। ये टेक्निक्स जो है ना बड़ी ही खपाई के बाद मुझे समझ आई थी कि मैं मास्क कभी करना ही नहीं है, तो मास्क मैंने करना ही छोड़ दिया और मैं करते ही क्लिप। सेफ साइड है ना, आराम से क्लिप करके रख लो। अगर आपको साइडों का एरिया के ऊपर भी बात करनी पड़े तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि साइडों के एरिया का मतलब होता है कि जब आपने रेफरेंस दे के बात करनी है ना कि इस्लामाबाद की आउटडोर एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें शामिल हैं या इस्लामाबाद की बाउंड्री में नियर बाई एरियाज़ में ही है, तो आपके पास इर्द गिर्द का एरिया नज़र आना चाहिए। जैसे मैंने पाकिस्तान का किया हुआ है, तो इसमें जब मैंने मेट्रोलॉजी की डिस्कशन लिखी थी तो उसमें वो उसके रिजल्ट नज़र आ रहे थे कि इस इर्द गिर्द के मुल्कों के ये हालात है हमारे साथ, जो सैटेलाइट का डाटा में बता रहा है। तो वो एज ए फैक्टर हम उसको एविडेंस के तौर पर डाल सकते हैं, यार ये एविडेंस है मेरे पास, ये देखो इस्लामाबाद की पिंडी वाली साइड जो आ रही है उसमें इस तरह का डाटा शो हो रहा है। तो वो रेफरेंस के तौर पर 2 लाइनें आप उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। समझ आ गई क्लिप की। अब ये आपके पास क्लिपिंग हो गई। अब एक एक करके आप सारे बैंड्स को क्लिप कर लें, ठीक है, और क्लिप करके आप उसको साइड पर रखते रहें। इस तरह आप आ जाएँ, दोबारा इसको खोलें, डाटा मैनेजमेंट, ठीक है, और बैंड 1 किया हुआ था तो बैंड 2 कर लेते हैं। इसके बाद इधर ही फिर दोबारा लिखेंगे सारा कुछ इसी तरह से। मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, तो मैं इधर ही चेंज कर देता हूँ। अगर आप उसको सिलेक्ट करके चेंज करेंगे तो ये आपके लिए शॉर्टकट हो जाएगा एक और, कि मुझे सिर्फ B2 चेंज करना है। रीनेमिंग ना कर देना गलती से कि आपने वही सिलेक्ट किया वही से सेव कर दिया तो वो उसको ओवरराइट कर देगा जल्दी में, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया वो सेव कर दिया तो वो उसी बैंड के ऊपर एक और बैंड चढ़ा देगा, वो आपकी पिछली डिलीट हो जाती है, ओवरराइट कर देता है, ऊपर दूसरी बैंड आ जाएगा। तो मैंने चालाकी क्या की है, नाम टाइप करने से मैंने बचना है, बेशक मेरे 2 सेकंड ही क्यों ना बचें, बेशक 1 सेकंड भी बचे बचाओ, 1-1 सेकंड करके आपका टाइम बचना शुरू होता है। तो अब यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया, मैंने सिर्फ B2 लिख दिया है, बाकी नाम मेरा वही रहेगा और मैं कहता हूँ मुझे सेव कर दो। तो मेरा लंबे लंबे नाम को मैं इसी तरह कॉपी करता हूँ और उसका एक एक लफ्ज़ चेंज करता हूँ 1 2 3 4 बस, और बाकी नाम वही चलता है। तो मुझे टाइपिंग मेरी उंगलियाँ टूटती हैं टाइप करने में, तो मैं नहीं करता, फिर मैं इसको इसी तरह ले आता हूँ, कॉपी किया, आगे सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5, बस वो चेंज करते रहो, सेव करते चेंज। कोडिंग में भी मैं यही करता हूँ, कोड बनाया होता है उसकी बस नंबरिंग कर देता हूँ वेरिएबल के नाम से 1 2 3 4, तो मल्टीपल फाइल्स हैं उसको चला दिया, एक ही कोड की कॉपी की, उसके ऊपर वो रन किया, सारे को कट्टा सेलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर मारा, वो बेशक 100 लाइनों का कोड होगा, एक ही झटके में सारा चल पड़ेगा। तो ये है आपकी टाइम सेविंग टेक्निक्स। जब भी आप काम करेंगे ना सॉफ्टवेयर के, तो वो सॉफ्टवेयर आपकी खपाई करेगा बहुत ज़्यादा। टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर यही है कि आपने शॉर्टकट्स ढूंढने हैं कि जल्दी जल्दी मेरा काम कैसे ख़त्म हो, टाइम मेरे पास थोड़ा है, काम मैंने जमा करवाना है, बेशक आप कोडिंग करें इन फ्यूचर या आप सॉफ्टवेयर पे काम करें, टाइम सेविंग टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ये जब आप मैनुअल कर लेंगे ना, इसके अंदर भी एक टाइम सेविंग टेक्निक अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं मॉडल बिल्डर, वो भी बेशक नोट कर लें, उसके भी हम काम करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं और मॉडल आपने उसको इसी तरह बनानी है फाइलें
तो मॉडल बिल्डर एक आइट्रेशन मॉडल है जो कि ArcGIS के अंदर हज़ारों फाइलों को लूप में जाके प्रोसेस कर देता है। वो कोडिंग नहीं करनी पड़ती, उसका फ्रंट एंड बना हुआ है इसी तरह फंक्शंस का, उसके अंदर आप चीज़ें असाइन कर देते हैं उसको कि यार ये यहाँ से उठा लो, ये वाला फंक्शन यूज़ कर लो और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो मॉडल बिल्डर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी और आसान करेगा। पहले तो फंक्शन सीखने हैं ना, फंक्शन सीख लिए, अब वो जो फंक्शन होंगे वो आपने मॉडल बिल्डर के थ्रू करने हैं। ArcGIS के अंदर मैंने 10-10 हज़ार की फाइलें मॉडल बिल्डर के थ्रू प्रोसेस की हुई हैं। जब मेरे वो कोडिंग में मसला बनता था ऐसे ही एरिया को क्लिप करना। अब मैंने ले लिया 2000 का डाटा, यानी सन 2000 से मॉडिस का डाटा, या 2002 से भी लिया, करना 2020 तक का डाटा है। वो मॉडिस की साइट डेली डाटा अवेलेबल है, फाइलें बन गई मेरे पास 10-15 हज़ार फाइलें। अब 10-15 हज़ार फाइलें डेली करो ना, दिन गिन लो कितने बनते हैं, 365 दिन एक के हो गए, और 15 साल के भी अगर करो तो 365 को करो तो 4,500-5,000 फाइलें बनती हैं, ठीक है ना। अगर एक स्टेशन की मैं बात करूँ, मेरे थे 8 स्टेशन, तो 5-5 हज़ार फाइलें अगर 8 स्टेशन पे भी करो तो कितनी होगी, 40,000 फाइलें। तो 40,000 फाइलें मैंने अगर करनी है ArcGIS के, तो मैं तो मर जाऊंगा 40 साल तक बटन ही दबाता रहा, नहीं हो सकता। तो प्रोग्रामिंग उस वक्त मेरी वीक थी, तो मैंने फिर नेट से ये देखा है, किसी से पूछा कि यार मुझे ये बताओ इसका ऑटोमेटिक प्रोसेस क्या है। उसने कहा मॉडल बिल्डर। मॉडल बिल्डर में एट ए टाइम में 5,000 फाइलें कर सकते हैं, उसके बाद ये सिस्टम स्लो हो जाता है। 5,000 फाइलें करेगा, 4 से 5,000, उसके बाद स्लो हो जाएगा, फिर आप उसको दोबारा 5,000 दे दें, वो करता रहेगा। तो वो वाला काम मेरा एक दिन में ही हो गया था 40,000 फाइलों वाला, क्योंकि मैं 10-10, 15-15 मिनट के बाद उसकी फ़ाइल दोबारा रीलोकेट करता था, फिर वो चलता था। तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे लगे थे, और वो मेरी सारी फाइलें इसी तरह बैंड वाइज क्लिप होके मेरा एक फ़ोल्डर बन गया था, उसके अंदर मेरी सारी फाइलें तैयार थी प्रोसेस करने के लिए, यानी मैपिंग की अगर करनी है। तो ये चीज़ें आपने पहले फंक्शन सीखने, फंक्शन सीखने के बाद आपने जंप कर देना है ArcGIS के मॉडल बिल्डर के अंदर। मॉडल बिल्डर, मुझे साई साहब ने कहा था कि इनको मॉडल बिल्डर भी सिखाओ। मैंने कहा सर वो तो सिलेबस में शामिल नहीं है। कहते उसका फ़ायदा नहीं है, फिर अगर मॉडल बिल्डर नहीं सिखाओगे तो इन फ्यूचर बच्चे काम कैसे करेंगे, अगर आपको ज़्यादा काम करना पड़े, अगर आपको टाइम सीरीज डाटे पे काम करना है, अगर आपको ज़्यादा इमेजरीज पे काम करना है, अगर आपको ज़्यादा फाइलें प्रोसेस करनी है, तो आपको मॉडल बिल्डर के थ्रू करनी पड़ती है। आइट्रेशन टूल है पूरा, वो मॉडल बनाना पड़ता है आपको पूरा इसी तरह से। वो तरीका भी हम देखेंगे, बड़ा आपको नेट के ऊपर बहुत ताशा इसकी ट्यूटोरियल अवेलेबल है, यूट्यूब पे प्रैक्टिस अवेलेबल है, उसके वर्किंग ट्यूटोरियल अवेलेबल है, एक्सरसाइजेज अवेलेबल है। कल इंटर की क्लास में आप BS की होंगी, नोटिफिकेशन आ गया, ठीक होगा। तो उसमें जो है समझ गए, इशारा तो समझ ही गए होगे, ऐसा करके तुम अज लाजमी सही तरह पढ़ के जाओ, कल नहीं आना, मुझे पता है अधी दुनिया ने भज जाना। अभी ऑफ क्यों किया है मुझे नहीं पता। अच्छा, ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। आपका टारगेट ArcGIS के अंदर मॉडल बिल्डर पे एक्सपर्टीज लेना है इन फ्यूचर नहीं, अभी इसी सेमेस्टर में, फ्यूचर थोड़ा कोई नहीं है एज ए बगैर। तो इसी सेमेस्टर में, इसी महीने में, फरवरी में ही हम मॉडल बिल्डर पे काम करेंगे, ताकि जब आप अगली टास्क करेंगे तो मुझे मॉडल बिल्डर के थ्रू देना करके मैंने आपसे नहीं लेना ये वाला। जितना भी आप काम उससे सीखेंगे मुझे आपके रिटर्न में उसी तरह करके देना। जो भी वीडियो बने, जिस तरह भी सीखना है इसको सीखो। पहला काम मेरा है आपको फंक्शन सिखाना कि भाई मैंने टूल को यूज़ कैसे करना है। अगला टास्क आपका होगा कि आपने इसमें इम्प्रूवमेंट करके मुझे देनी है कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने सीखी थी, इसको मैंने इस तरह से करना है। डाटा आपकी मर्ज़ी का, एरिया आपकी मर्ज़ी का, एनालिसिस करने की टेक्निक आपकी मर्ज़ी की। अगर मैं कहता हूँ NDVI करके ले आओ, जैसे मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी करो ना, जिस मर्ज़ी टूल को यूज़ करो, NDVI मुझे चाहिए। अगले जाके फ्यूचर में प्रोफेसर ने आपको टास्क देना है या असाइनमेंट आनी है कि इसमें आपने NDVI कैलकुलेट करके मुझे रिजल्ट जमा करवाना है। खपते रहो, बैठे रहो। अगर आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे थोड़े बहुत, आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो बड़े आराम से मैं 5 मिनट में कर लूँगा। तो उन्हें जिदों क्या है उसी दिन शाम में रिजल्ट जमा करा दो, सर मैं कर लें। हाँ, मैं तो इसी तरह करता था, 2-3 घंटे में टास्क मुकम्मल करके ये सर मेरा हो गया। तो देखते थे हाँ ठीक है, अब अगला करो, वो अगला टास्क देगा, अगला इसी तरह। तो रिसर्च की फील्ड में खपाई बहुत ज़्यादा है, मैं पहले बता दूँ। रिसर्च में अगर घुसोगे ना इन फ्यूचर, अच्छे रिसर्चर बनना है, उससे पहले अपने आप को तैयार करना है। तैयार नहीं होगे तो किसी भी दुनिया में फ्यूचर में रिसर्च किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके नहीं कर सकोगे। ये बात ज़हन में रखना। 8वीं वाले ने बड़ी जोर लाया कि सर असीं थीसिस करी है। मैं कहा ताड़ी मेहरबानी, तुसी तो बिल्कुल ना करना, क्योंकि तुसी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। वो हर एक चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी यहाँ पे बिठा के, और प्रैक्टिस अलहदा करवानी पड़ेगी। और वो जब मैं करवाता था क्लास में, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे।
इसलिए मैंने फिर उनको ज़्यादा नहीं करवाया। मैंने कहा दूसरे कोर्स पढ़ो तो अल्लाह दे वाले। तो इसलिए ये जो टेक्निक्स है ना, ये आपको इन फ्यूचर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, चाहे वो थक्कड़ से थक्कड़ भी होगी ना, काम तो देगी ना करने के लिए, तो वो आपको फिर प्रोफेसर कहेगा जा कर ले आप, किधर से करोगे। आप उसको ये कहते हो कि सर मैंने ना कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ इमेज क्लासिफिकेशन ही करनी है। काम तो वो भी है ना, करना तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही है। थक्कड़ से थक्कड़ काम भी हो तो इमेज क्लासिफिकेशन का काम होता है, जो कि हर एक बच्चा करने को तैयार है। यस सर मैं कर लूँगा। वो इमेज क्लासिफिकेशन कैसे करोगे जी, आप जी एस में मैंने सीखा था, 10 मिनट का काम है, हो जाता है। लेकिन अगर उन्हें तो क्या कि ठीक है पुत्र जा पिछले 20 साल की इमेज क्लासिफिकेशन से चेंज डिटेक्शन कट के लिया, फिर ही करो। पिछले 20 साल की चेंज डिटेक्शन निकाल के लेके आओ, डाटा पहले डाउनलोड करो, उसके ऊपर ये टेक्निक्स लगाओ और हर एक की रिजल्ट निकालो, फिर उसमें से माइनस करो इमेजेस, फिर चेंज आती है, फिर उसके अंदर से एरिया कैलकुलेट करो, फिर उसकी टेबल बनाओ, फिर सारा कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल के दो। या आप सिर्फ इमेज क्लासिफिकेशन की जा कर लिया। अच्छा इमेज क्लासिफिकेशन चला सकर तो 3 का कंपैरिजन कर लिया, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और कोई और ऑब्जेक्ट बेस्ड, कोई तीसरी चौथी हो सकती है। वो देखने में तो बड़ा आसान लगेगा, उन्हें तो बड़ा आसान कम देता है, लेकिन जब वो करने बैठेगा तो बड़ा सोचते रहेगा मैं करना किस तरह। वो जो टेक्निक्स है ना, अगर आपने अभी सीख ली तो फिर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे ना, भाਵੇਂ चाइना चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जितने मर्जी चले जाओ, काम इसी तरह करना। स्टार्टर पे अगर स्टार्टर आपका अच्छा है, हमने सही तरह से कर लिया है, फिर अगर वो आपको गी पे भी बिठा देगा ना कि भाई गी पे करके लेके आओ, फंक्शन आपको समझ आएंगे कि मैंने वहाँ पे मास्क करना है, यहाँ पे मैंने आपको क्लिप करना है, यहाँ पे मैंने आपकी NDVI लगानी है, फंक्शन आपकी लिस्ट में होंगे, सिर्फ टेक्निक बदल जाएगी, उसको आपने कोड में कन्वर्ट करना होगा। बस टेक्निक्स आपकी आनी चाहिए, लिस्ट आपके पास फंक्शंस की होनी चाहिए, टेक्निक की होनी चाहिए, टूल कोई भी होगा, काम इसी तरह होता है। सॉफ्टवेयर रंग बिरंगे आए, जिस तरह मर्जी आए, आपको कोई प्रोफेसर किसी सॉफ्टवेयर में काम करवाए, आपका फंक्शन आपको पता है मैंने करना क्या है, NDVI को मैंने प्रोसेस कैसे करना है, इमेज की क्लिपिंग मैंने कैसे करनी है, किसी भी टूल के अंदर फंक्शन डिफरेंट होंगे, नाम भी चेंज हो सकते हैं, बटन हो सकता है मिले ही ना आपको बाज़ दफ़ा, लेकिन उसके लिए आसान तरीका होता है कि आप पहले उसकी फंक्शनैलिटी की बुक देखो, मैनुअल में जाके, हेल्प में जाके देखो, यार इसको मैंने किधर से ढूंढना है, वो आपको बता देता है। यार चैट GPT से पूछ लो, वो फंक्शन कहाँ पे पड़े हुए हैं, वो आपको बता दे। यूट्यूब पे देख लो कि मैंने इसके फंक्शन को कैसे क्लिक करना है। अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो गई ना काम करने की, फिर आपके लिए फंक्शन ढूंढना मसला नहीं है। अब ये मैंने इसको ट्रू कर दिया है, अब इसको मैं ओके कर देता हूँ, फोल्डर मेरा वही है। फिलहाल मैं 2 या 3 बैंड ही करता हूँ, फिर इमेज एनालिसिस करते हैं। ये भी हो गया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ मुझे तीसरा बैंड कर दो। इधर से ये देखें ना B2 आ गया ना इधर क्लिप के नाम से। अब मैं कहता हूँ B3, इधर मैं एरिया चेंज करता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ कि अच्छा ये आ गया B2, यहाँ पे मैं सिर्फ B3 कर दूँगा, बाकी नाम वही रखूँगा। इसमें सेव कर दो, बाकी सारा मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, इधर से जस्ट मैंने इस्लामाबाद को दिलना है, सेम फाइल जो शेप फाइल, ओके कर दो, ठीक है, वो खुद ही उसको पकड़ लेगा। अच्छा अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ बैंड 4 मुझे दे दो। अगर आप मास्क करके करना चाहते हैं तो वो भी एक तरीका है, मास्क के ज़रिए से वो भी आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। अगर आप एंड पे रिज़ल्ट तैयार करके करेंगे वो भी एक तरीका है, आप आखिरी रिज़ल्ट को भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेप के ज़रिए करेंगे तो सेफ्टी रहेगी, आपको कोई भी बैंड ख़राब अगर हो रहा है तो वो भी नज़र आ जाएगा यहाँ पे ख़राबी हो रही है। अच्छा 4 पे आ जाए, 4 पे किया, इसको ले आए, ठीक है, इसकी जगह पे मैं 4 कर देता हूँ, सेव कर दिया। ये खैर मैं अनचेक कर रहा हूँ, खैर है इसको ओके कर दें। अब मैं इसको खुद ही क्लोज़ कर दूँगा, खुद ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन हमने देख लिया है काम कैसे करता है, चेक करें तो खुद ही बंद हो जाएगा। अच्छा ये कर रहा है सारा कुछ, ठीक है, ये बंद हो गया। अब आप 5th पे आ जाएं, बस ये आखिरी, ताकि वो RGB का जो है ना वो एक सेट बन जाए आपका। चलिए 5 काफ़ी हैं। फर्स्ट वाला तो वैसे ही वो एरोसोल्स के लिए होता है, वो तो मैं वैसे ही नहीं चाहिए, वो तो प्रैक्टिस के लिए था। सेकंड थर्ड से ऑनवर्ड वो बैंड का अगर टेबल आपके पास अवेलेबल हो तो बेशक उसको खोल के भी देख लें, उसके मोबाइल में मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है, उसको खोल के सामने रखें कि आपका RGB और बाकी चीज़ें किधर फॉल कर रही हैं। कल मैंने बात की थी कि आपने
एक मिनट में इसको पहले ओपन कर लो। हाँ ये मैंने एक वो GIS वाले में भेजा होगा, इस वक्त वहाँ पे यही आ रहा था। हाँ टेक्निक्स ऑफ GIS में, इसमें ये मैंने ना लिंक भेजा हुआ आपको, लैंडसैट 8 के नाम से आ रहा होगा। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे लैंडसैट 8 की बैंड सेटिंग का पेज आ रहा है, जिसके अंदर पूरा टेबल दिया हुआ है कि कौन सा बैंड जो है आपका किस तरह का नज़र आएगा। ये देखें ये आ रहा है, इसका मैं थोड़ा ये देखें ना, ये OLI और TIR, यहाँ पे ये लैंडसैट 8 बैंड 1 आपका एरोसोल्स का है, ये हमें नहीं चाहिए। आगे मैंने कहा था आपको वेवलेंथ का भी पता चलता रहेगा कि उसमें वेवलेंथ किस वेवलेंथ पे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें तसलसल देखें, गैप देखें, उसकी कवरेज देखें। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें, यहाँ पे उसने 6.8 से बैंड नंबर 4 जो है सेट किया हुआ है, और इस पूरे के अंदर बैंड नंबर 0.7 नहीं है, ठीक है ना। ये वो वाला बैंड था जो कि रेडिएशन को रिकॉर्ड ही नहीं करता। जो 7th वाली रेंज है ना वेवलेंथ के अंदर, वो इसके अंदर डिलीटेड नज़र आएगी, क्योंकि इसके अंदर तो डाटा रिकॉर्ड ही नहीं था। इसलिए आपको 6 के बाद वो डायरेक्ट 8 पे ले गया, ठीक हो गया ना। बैंड 4 आपका 6.68 पे क्लोज हो रहा है, बैंड 5 आपका डायरेक्ट 7 डिलीट हो गया बीच में से, 0.84 से शुरू हो रहा है। ये चीज़ें आपकी वही है जो कल मैंने एटमॉस्फेरिक विंडो वाली बात बताई थी। यहाँ से आपको 0.7 मिसिंग नज़र आएगा। देखिए जी, हमारे पास RGB बन रहा है 2, 3 और 4। इंफ्रारेड अगर करना है तो 5th नंबर बैंड भी आ जाएगा, तो वो भी मैंने कर लिया हुआ है। तो आज आपको थोड़ी सी इमेज की जो है ना उसके अंदर जो नज़र आती है ना चीज़ें, वो भी नज़र आ जाएगी कि भाई अगर आप ब्लू की जगह पे दूसरे बैंड को लेते हैं तब आपके पास उसमें क्या ऑप्शन आती है। इसका तरीका ये है, आपने अब ये क्लिप कर लिया, अब बाकी चीज़ें आपकी काम की नहीं है। इसको बेशक आप ऑफ कर दें सारी लेयर्स को, आप इसकी जो है ना इमेज एनालिसिस विंडो ओपन कर लें। यहाँ पे आपके पास ये आ रही हैं सारी, ठीक है ना, ये 1 से लेकर 5 तक। ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, इसको चेक भी कर लें, नज़र आता है। ये पांचों आपके हो गए सिलेक्ट। ये आपके पास आ गई इमेज स्टैकिंग, ठीक हो गया। ये मैं कहता हूँ कि मुझे सब कुछ बांध दो, इसको क्लिक करूँगा तो वो सारे इमेजेस को जोड़ देगा। अब बाकी मेरे काम के नहीं है, इनको मैं अनचेक कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये देखिए, ये कलर जैसे ही मैंने इसके अंदर वो IR डाला था ना 5th वाला बैंड, उसने उसका कलर एकदम से ब्राइट कर दिया। जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही थी, हिली एरिया, वाटर बॉडी, ये सारी नज़र आ रही है। अच्छा अब देखिए, अगर आप इसको करते हैं तो आपकी इधर जो नज़र आ रही है ना नीचे स्टोरी, वो स्टोरी ये नज़र आ रही है कि ये जो डार्क वाला एरिया ना ये वाटर है आपका, ये जो रेड रेड में नज़र आ रहा है ये आपका हिली एरिया ऊपर पहाड़ी साइड है, ये जो आपको ग्रेइश और वाइटिश नज़र आ रहा है ये आपका बिल्डअप एरिया है, नीचे ज़मीनी एरिया, ठीक है। इसको बेशक आप जूम थोड़ा कर लें तो आपको सेटलमेंट्स भी नज़र आएंगे। ये देखिए, तो आपका जो वाटर था ना इसके अंदर, ये आपका ग्रेइश कलर में नज़र आ रहा है, ये डार्क ब्लूइश कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है इसलिए इसमें इतना ही जूम हो सकता है। ये देखिए सेटलमेंट्स नज़र आ रही हैं पीछे, ठीक है ना, एरियाज़ नज़र आ रहे हैं। ये आपका हिली एरिया रेड कलर में नज़र आ रहा है। यहाँ पे आके आपने अगर इसकी बैंड्स की सेटिंग को चेंज करना है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आपके पास ये सिम्बोलॉजी में आएंगे तो ये देखिए उसने देगा वो RGB 3 से ज़्यादा बैंड्स को वो स्टैक नहीं करता, बाकी का जो एरिया है ना वो उसके अंदर उसने रिजर्व रखा हुआ है। यहाँ से आप क्या करेंगे, बल्कि यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका राइट क्लिक हो जाएगा, यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आती है। यहाँ से देखिएगा रेड बैंड B5 दिया हुआ है, ग्रीन B4 दिया हुआ है और ब्लू B3 दिया हुआ है। तो चूंकि ये B5 रेड नहीं है हमारा, इधर अगर आप देखें तो रेड हमारा कौन सा था 4, इसने 4, 3 और 5 का दिया हुआ है ना। अगर मैं इसको कहता हूँ कि रेड को मैं देता हूँ 4, यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी ना पूरी जो आपने उस पर अटैक किया हुआ है, पूरा उसका टैग किया हुआ है। तो ग्रीन आपके पास है जी 3, तो इसको मैं बैंड नंबर 3 दे देता हूँ, ये देखिए। और ब्लू हमारे पास है जी 2, तो इसको मैं 2 दे देता हूँ, तो आपका सिनेरियो यहीं पे चेंज हो जाता है, ये देखिए। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो आपका पूरा इमेज ही ऑफ, जैसे किसी ने लाइट जलाई थी लाइट बंद हो गई है। ये ट्रू कलर, लेकिन
जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्राइट नहीं हुए, क्योंकि ये ट्रू कलर में आ रहा है ना, RGB है सिंपल। अगर आप इंफ्रारेड देंगे तब भी वो ब्राइट होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। समझ आ गई बात की? तो कल जो मैं आपको शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव की समझा रहा था ना बात, कि ब्लू कलर होगा तो आपकी बत्ती बंद हो जाती है सीन की। जैसे ही आपने शॉर्ट वेव या इंफ्रारेड ऐड करनी है, लॉन्ग की तरफ जाएंगे, रेड से आगे ब्राइट होने शुरू होते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आपके पास ब्लू अगर मैं डिलीट करके इसकी जगह पर अगर मैं सिर्फ इंफ्रारेड डालता हूँ और ग्रीन और रेड को रहने देता हूँ, तो आप इसको इधर ही अगर आप क्लिक कर लें, इधर भी आ जाते हैं। देखें यहाँ पे अगर आप करते हैं ना क्लिक, तो ये देखें विजिबल की पैक चल रही है। ये इस वक्त बैंड नंबर 4 है, आपका नज़र आ रहा है ना। तो बैंड नंबर 2 जो था हमारा ब्लू था, इसकी जगह पर मैं कहता हूँ मुझे 5 दिखा दो। इधर भी आप शॉर्टकट में क्लिक कर सकते हैं, जैसे ही करेंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा। कुछ नज़र आया, ब्लू कलर में आपकी हिली एरिया और सेटलमेंट्स आपकी ब्राइट हो गई है। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे और मज़ा लेना है, तो आप ऐसा करें कि ग्रीन की जगह पे आपके पास 4 कर दें, ठीक है। और अगर आप इसको करते हैं ना, ग्रीन को भी ख़त्म करते हैं, इसकी जगह पे भी मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे ये कर दो, डबल कर दो, तो ये देखें और ब्राइट हो गए। ये आपकी जो टेक्निक्स होती हैं, बल्कि नहीं, एक मिनट ठहरो, किधर गया? अच्छा ये सिंगल बैंड पे आ गया, सिंगल बैंड में करना। एक सेकेंड, ये मेरा एरिया किधर चला गया? ये क्लिप किधर गया एरिया जो क्लिप किया था? अच्छा ये बैंड 4 खाली दिखा रहा है, इस तरह इसको पूरी तरह से असाइन कर दो, सिंगल बैंड पे नहीं लेके आ। बैंड 4, 2 और 5। ये मैंने क्लिक किए थे तो किधर गए? ये तो क्लिक का एरिया तो ये था। कुछ क्लिपिंग में गड़बड़ हुई है, क्लिप नहीं हुआ सही तरह से। एरिया उसने क्लिप नहीं किया, लेकिन क्लिप किया तो सेव नहीं किया। क्यों मेरे इस्लाम बात समझ आ रहा है? तो क्लिप किया था मैंने एरिया से। बहरहाल इसको दोबारा देख लेंगे कि क्लिप क्यों नहीं कर रहा, शायद कुछ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं की, शायद मेंटेन क्लिप की वो ऑप्शन नहीं सेलेक्ट हुई। तो इस तरह से आपने अगर पूरे इमेज पे भी काम करना हो तो आप इसके अंदर इधर से भी बैंड की सिलेक्टिंग करेंगे, ठीक है ना। तो आपकी ये जो बैंड्स की सेटिंग है इसके अंदर चेंज होती जाएगी। जहाँ पे आपको लगे कि मैंने यहाँ पे अपने इमेजेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को देख लिया है, बस वहीं पर रुक जाए, क्योंकि अगला जो काम होगा वो आपका यही होगा कि आपने इमेज एनालिसिस जब करने हैं तो ऑब्जेक्ट्स नज़र आने चाहिए। अगर इमेज क्लासिफिकेशन करनी है तो उसमें इमेज क्लासिफिकेशन में आपको पता होगा कि वाटर किधर नज़र आ रहा है, तो फिर ही आप करेंगे ना, वैसे तो नहीं कर सकते। अब इस सिंपल वाले में ये जो नज़र आ रहा है सिंगल बैंड, अब देखें, एक मिनट इसको मैं बंद करता हूँ। ये बैंड 5 है, ठीक है, उसी एरिया के ऊपर ये वाटर बॉडी, इसको देखिएगा, ये है आपका IR का। IR में ऑब्जेक्ट्स हमेशा आपको शार्प नज़र आएंगे, ये बस ज़हन में रखिए। ये आपका है नीचे ब्लू था 2 नंबर पे, ये अब देखिएगा इसका फ़र्क, ये देखिए पता ही नहीं चल रहा पानी किधर गया। इसमें नज़र आ रहा है हर चीज़, पानी कितना क्लियर हो गया, यहाँ पे पानी उस ज़मीन में मिक्स हो गया, पता ही नहीं चल रहा। ये बैंड नंबर 2 है ब्लू, जो शॉर्ट वेव लेंथ है, वो आप तक पहुँच चली गया, लेकिन वो सेंसर जो है ना उस एरिया को एक ही कंसिडर कर रहा है। जितनी लॉन्ग की तरफ जाएंगे उतना एरिया सेग्रीगेट करेगा कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा। अच्छा अब 5 का कंपैरिजन कर लें आप 3 के साथ, जो कि ग्रीन वाला बैंड था। अब इसके नीचे मैंने ग्रीन रखा हुआ है, इसका देखिएगा, ये भी वही रिजल्ट दे रहा है। आप समझ रहे हैं कि ये सारा पानी है, हालांकि ये सारा पानी नहीं है, पानी तो सिर्फ उतना उतना है, बाकी तो लैंड एरिया है, वहाँ पर सेटलमेंट्स बनी हुई हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स ब्राइट नहीं किए ग्रीन वाले बैंड ने। अच्छा अब तीसरी ऑप्शन देखिएगा 4, जो कि रेड था, इसको नीचे से देखें, ये भी उसी तरह दे रहा है, हालांकि थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो
आपकी जो काम की चीज़ होती है वो इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड होती है, रेड से आगे वाली कहानी। जितना आप उसके अंदर कम्बिनेशंस बना के चेक करेंगे, यानी ब्लू और ग्रीन को भी भूल जाएंगे, रेड को रखें साथ, अगर वो भी नहीं रखते तो कोई मसला नहीं है, आप इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड का बना लें। जब आपको लो रेजोल्यूशन पे ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि यार इस इमेज की इंटरप्रिटेशन कर दो, तो आप कहेंगे यार यहाँ पे है आपके पास वाटर, अगर मैं इसको बैंड भी साइन करता हूँ, कलर भी देता हूँ, तो कोई मसला नहीं, कलर भी आ जाएंगे इसके अंदर। मैं कहता हूँ यार ये कलर दे दो वैल्यूज़ के हिसाब से, तो ये देखें सिंगल बैंड के भी कलर आप दे सकते हैं। ये देखें इसने कलर दिया, तो जहाँ जहाँ पे उसने एक रेंज रखी हुई थी वैल्यूज़ की, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ नज़र आ रही है ना आपको 6682 से लेकर 33000 तक, ये उसके अंदर की कलर के हिसाब से DN की वैल्यूज़ हैं, कलर की पिक्सल वैल्यूज़ हैं। ये असल में कलर नहीं है, लेकिन वो जो आपने DN वैल्यूज़ पढ़ी थी ना कि कोई कलर कहाँ पे नज़र आएगा, तो वो कलर वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको कलर में लेके आते हैं, या आप कहते हैं कि यार मुझे सिंबल स्मूथ वाला दिखा दो, वो भी आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो DN वैल्यूज़ के अंदर असाइन की हुई है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। नॉर्मली हम लोग इसको ब्लैक एंड वाइट पे भी काम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, आप कलर करना चाहते तो कलर कर लें, ठीक है, तो आप कलर पे भी कर सकते हैं सिंगल बैंड। यहाँ पे आपके पास इस इमेज में तो आप कर सकते हैं कि यार ये वाटर है, ये कोई रिवर चल रहा है, ठीक है, या कोई नाला सा चल रहा है, ये नीचे वाइट वाइट में सेटलमेंट्स नज़र आ रही हैं, ये कुछ सेक्टर्स की डिवीज़न हुई हुई है, ये देखें प्लॉट्स बने हुए हैं, ये सेक्टर्स की डिवीज़न हुई हुई है, ठीक है। इधर ऊपर अगर करते, ये कोई खाली एरिया भी नज़र आ रहा है, ये वाला ग्राउंड्स हैं या खाली प्लॉट्स हैं, ठीक है, और ये ऊपर यहाँ पे ये हिली एरिया इस फॉर्म में नज़र आ रहा है, इस किस्म का रफ किस्म का। तो ये आपका होता है असल में बैंड्स की कहानी, कि आपने बैंड्स को किस तरह से डिस्प्ले करना है कि आपको हर चीज़ नज़र आए। यही चीज़ अगर मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे ना 2 में ज़रा करके बताओ कि इसमें क्या नज़र आ रहा है, अगर मैं 2 में इंटरप्रिटेशन लेके आता हूँ तो 2 में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि यार ये वाटर कहाँ पे है, मुझे लग रहा है ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये सारा वाटर ही है, ठीक है, ये सारा वाटर है। तो शुरू में हम लोग जो बेस में गलती करते थे, हम लोग इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड को क्लिपिंग करने के बाद शामिल ही नहीं करते थे कि हमने तो बस RGB पे काम करना है। RGB पे समझ लो आपने सिर्फ एक दफ़ा देखना है, RGB का रोल आएगा आगे एनालिसिस करने में कि मुझे कौन सा बैंड किसके साथ ज़रूरत तकसीम करना है। क्लिपिंग करने में और सिंगल बैंड की इंटरप्रिटेशन करने के लिए जितने इमेजेस आपके ब्राइट होंगे उतना ही क्लियर नज़र आएगा। आगे जाके आपने एक टॉपिक पढ़ना है इमेज इंटरप्रिटेशन का। इमेज इंटरप्रिटेशन है ही इसी चीज़ की कि अगर सीन नज़र आ रहा है, उस सीन में आपको क्या नज़र आता है, आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो ब्राइट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके ज़्यादातर सेटलमेंट्स को या मटेरियल की वजह से होते हैं, सीमेंटेड मटेरियल है या टीन का मटेरियल है, या इस तरह से आपके पास वो चीज़ें जो रिफ्लेक्शन ज़्यादा देती हैं, ऑब्जॉर्प्शन कम करती हैं, वो ब्राइट नज़र आती हैं। जो ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा करती हैं कलर के लिहाज से, मटीरियल के लिहाज से, पानी पेनिट्रेट भी तो करता है ना हीट को, तो उस हिसाब से उसकी रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो कलर में हमेशा आपको डार्क कलर में पानी नज़र आएगा, ब्लैक कलर में नज़र आएगा, रेड कलर में नज़र आएगा, ग्रे कलर में डार्क में नज़र आएगा। इस तरह से आपका वो जो ब्राइट होगा ऑब्जेक्ट वो आपका होगा पानी के बगैर वाला ड्राई एरिया, जो आपका पानी वाला एरिया होगा या मॉइस्चर इसका नज़र आएगा वो डार्क में चला जाएगा। क्योंकि आपने कल एटमॉस्फेरिक विंडो में वो एक ग्राफ देखा था वाटर का भी, पानी किस बैंड रेशो में ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है, किस में कम नज़र आ रहा है, उसकी जो रिफ्लेक्टेंस है उसकी परसेंटेज, और वो बाकी चीज़ों के मुकाबले में बहुत कम थी। यानी पानी जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका ब्लैक बॉडी, पानी को ब्लैक बॉडी कहते हैं रिमोट सेंसिंग की लैंग्वेज में। ब्लैक बॉडी का मतलब यह है कि 100% अब्जॉर्प्शन 0% रिफ्लेक्शन, लेकिन पानी चूँकि रिफ्लेक्शन भी कर रहा होता है और अब्जॉर्प्शन भी कर रहा होता है, इसलिए इसको नियर टू ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी एक हाइपोथेटिकल टर्म है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती कोई भी चीज़, लेकिन हाइपोथेटिकली जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। रिमोट सेंसिंग में जो ब्लैक कलर में इमेज नज़र आएगा वो ब्लैक बॉडी होगा, और वो सिर्फ पानी ही हो सकता है, या पानी हो सकता है या पानी जैसी कोई चीज़ हो सकती है जिसके अंदर मॉइस्चर होगा, फ्लड का वाटर हो सकता है। अब इसमें से अगर आपको वाटर बॉडी सेपरेट करनी पड़े तो आप इसमें से आराम से इसके ऊपर ट्रेसिंग करेंगे और सेपरेट बॉडी को निकाल लेंगे। एक तो तरीका ये है जो कि आपका लेबोरियस डार्क एंड लंबा का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर NDWI की इंडेक्स यूज़ करते हैं आगे जाके, यानी नॉर्मलाइज डिफरेंस वाटर इंडेक्स। तो वाटर को सेपरेट करने की इंडेक्स होती है बाकायदा, तो वाटर की जो पिक्सल्स होंगे उनको वो सेपरेट पे निकाल लेगा रेडिएशन की बेस पर, और उसकी अलहदा फाइल बना देगा। तो जो लोग मैपिंग करते हैं आगे जाके कंपनियों के अंदर, क्या आपके ख्याल में वो इस तरह से एक एक लाइन के ऊपर ट्रेसिंग कर रहे होंगे बैठ के? नहीं,
वो लोग इसी तरह से स्मार्ट वर्क करते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। एरिया बेशक पूरे पाकिस्तान का क्यों ना आ जाए, पूरी दुनिया का क्यों ना आ जाए, आपने रिवर बॉडीज़ निकालनी है, उस रिवर बॉडीज़ की आप बनाएं इंडेक्स वाटर की, या इमेज क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। उस इंडेक्स की बेस पर जब आपके पास पूरे एरिया की वाटर बॉडी सेपरेट निकल आए, उसको सेपरेट निकालो, सेपरेट उसकी फ़ाइल बना लो, वो वाटर बॉडी सेपरेट हो जाएगी, यानी मास्किंग कर लो उसके अंदर से, वो निकल जाएगी। वो जब निकल जाती है सैटेलाइट की इमेजरी के, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं वो लोग वेक्टर डाटा में। वेक्टर की जब कन्वर्जन हो जाती है उसके अंदर डाटा फीड कर देते हैं, बस आपको कोई ट्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना। इसी तरह लोग जब फ्लड के एनालिसिस करते हैं तो फ्लड के अंदर भी आपको इसी तरह नज़र आएगा, पानी जितना फैला होता है उसको सेपरेट निकाल लेते हैं। ओरिजिनल रिवर की जो बाउंड्रीज होती हैं उसको लहदा उन्होंने कैलकुलेट किया होता है, वो कौन से होते हैं, फ्लड से पहले के टाइम पीरियड की इमेजेस और फ्लड के बाद के टाइम पीरियड इमेजेस और फ्लड के दौरान के, ये तीनों। आपको पता है ना कि जनवरी फरवरी में फ्लड नहीं आया, फ्लड आया आपका जुलाई अगस्त में, या आपका मई में फ्लड नहीं आया, तो एक इमेज आपने मई का ले लिया, उसके ऊपर से रिवर निकाल लिया क्योंकि फ्लड नहीं था, नॉर्मल वाटर था, तो वो क्या करेगा, रिवर की बाउंड्री दिखा देगा कि यार ये रिवर चल रहा है। फिर आ गया जी फ्लड, बारिश हुई, फ्लड आ गया, अब सैलाब फैल गया सब तरफ, आप कैसे पता चलेगा कि भाई असल रिवर कौन सा है, फ्लड वाला एरिया कौन सा है। तो आपने क्या करना है, वो मई वाला इमेज लिया और ये वाला इमेज लिया फ्लड वाला, इन दोनों की बनाई इस तरह से क्लासिफिकेशन, इसमें से वाटर बॉडी को सेपरेट किया और रिवर को अलहदा से डार्क कलर दे के, फ्लड के वाटर को लाइट कलर दे के ओवरले करवा के बता दिया जी ए तो रिवर है और ए तो फ्लड वाटर है, इतना एरिया डैमेज हुआ है, और पीछे आपने ये एनालिसिस कर दिया। ये है सारी आपकी टेक्निक्स रिमोट सेंसिंग की। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, आपने मुख्तलिफ सीन्स को लेके एनालिसिस करने होते हैं। लैंडसाइड का डाटा होगा, वही सारा कुछ होगा, लेकिन वो बिफोर फ्लड होगा, वो ड्यूरिंग फ्लड होगा, और फिर आफ्टर फ्लड भी आप करें कि कब तक फ्लड चलता रहा, पानी कब तक वहाँ पे बहता रहा। वो आप बेशक 2 महीने आगे का ले लें, 1 महीने का ले लें, तो चूँकि ये आता ही 16 दिन के बाद है, तो महीने में 2 इमेजेस मिलेंगे। तो जो लोग फ्लड्स पे काम करते हैं ना, वो फिर इसी तरह काम करते हैं, शॉर्टकट। या जो आपकी फ्लड की मैपिंग बनती है, या आपके जो रिवर चैनल्स बनते हैं, वो हाथ से तो नहीं बनाते, सारी दुनिया रिमोट सेंसिंग के डाटे में से इमेजरी। हाँ, वो अलग बात है कि उनके पास एक्सेस हो हाई रेजोल्यूशन के डाटे की, ये तो एक एवरेज सा डाटा है। हाई रेजोल्यूशन का हो 1 मीटर वाला, या आपके पास 0.5 मीटर वाला, उसके ऊपर अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो वो इससे भी एक्यूरेसी में आगे चले जाएंगे। रिजल्ट ये भी देगा, यानी जैसे सेंटिनल है, तो अगर हमारे पास सेंटिनल आता तो हम पागल हैं, हम लैंड साइड पर काम करें, हम सेंटिनल पे काम कर लेंगे। सेंटिनल 10 मीटर पे देगा, इससे अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। ये 30 मीटर पे दे रहा है, तो 3 गुना वो इससे बेहतर है। 30 मीटर है ना, वो 10 मीटर है, तो 3 गुना उससे बेहतर रिजल्ट आपको नज़र आएंगे सेंटिनल के अंदर। यही अगर मैं एरिया लेता हूँ, ये पिक्सल आपके फट रहे हैं ना, जूम करते हैं तो ये देखें पिक्सल फट गए, समझ ही नहीं आ रही है क्या है। उस पर जूम करेंगे तो वो आपको 10 मीटर तक दे सकता है आराम से। 10 मीटर के ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं, बड़े क्लियर पिक्चर भी क्लियर नज़र आएगी। तो इसलिए लोग लैंड साइड से अवॉइड करते हैं कि यार इसका फ़ायदा कम हो गया। सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि लंबे डाटे पे काम करना है तो आप ले सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज लेनी है, 20 साल के डाटे पे काम करना है, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। सिर्फ एक ही फ़ायदा है, और इसकी 30 मीटर पे काम करना पड़ेगा। तो दुनिया जो है ना, पाकिस्तानी खासकर आधी दुनिया, पाकिस्तान की आधी दुनिया, जो पढ़े लिखे लोग इस पर काम करते हैं, वो सारे लैंड साइड पर लगे होते हैं। खासकर वो नॉन टेक्निकल लोग जिन्होंने इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं ली है दूसरे सब्जेक्ट्स के, वो लैंड साइड को सीखने में ही 1 साल लगा देते हैं, 6 महीने। यार काम किस तरह करना है। तो अगर आपको एक सैटेलाइट के बैंड या एक आपको सेंसर के ऊपर काम करना आ गया, तो फिर आपको मैं चाहे आइकोनोस का बैंड दे दूँ, स्पॉट का दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, टेक्निक्स मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दी हैं कि ये टेक्निक होगी, इस टेक्निक के ज़रिए आपने काम करना है, रिज़ल्ट बस बेहतर हो जाएगा उसका। तो आपने टेक्निक्स को कैप्चर करना है कि टेक्निक्स क्या है, स्किल्स, यही आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं कि आपको रिमोट सेंसिंग का डाटा दिया जाए, और अगर आपको कहूँ कि यार ये छुट्टियों के अंदर 2-3 दिन में मुझे इसकी वो बना के दो, ठीक है ना, क्लिप करके मुझे अपने अपने एरियाज़ दिखाओ, तस्वीरें भेजो, तो तुझे तो अगर सही तरह समझ आ गई तो आप आराम से कर लोगे यार। कोई इस्लामाबाद कर ले, कोई पिंडी को कर ले, कोई अपने छोटे एरिया को कर ले, कोई देख ले, जो भी सीन आपने अपने करना है। और सीन सीन कलेक्ट करने का डाटा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास उस एरिया की लोकेशन है, उस एरिया की बाउंड्री आपको पता है, तो अर्थ वाले जो अर्थ एक्सप्लोरर वाली साइट है उस पर जाके आपने उसी एरिया के ऊपर लेके आके फुटप्रिंट देखना है, उसकी टाइल को डाउनलोड करना है, तो आपका वो एबटाबाद का एरिया भी आ जाएगा, लाहौर का भी आ सकता है, कराची का, जो सा मर्जी ले लो, वो सीन आप उस पर काम करें अपना।
ये हैं आपकी वो स्किल्स जो एक ऑलराउंडर स्किल्स हैं। किसी भी फील्ड में आपने काम करना है, आप इसमें काम करेंगे। और अभी आपका असल स्टार्ट यहाँ से हुआ। रिमोट सेंसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, असल चीज़ ये है जो मार्केट में मांगी जाती है, जिस पे काम हो रहा है। रिसर्च में भी स्टार्टर यहीं से है। वो आपसे पूछेंगे आपको क्या क्या आता है। इसके अंदर फिर डेप्थ में चले जाएँ तो बहुत सारी डेप्थ हैं, बहुत सारा चीज़ एरिया जिस पर आप मज़ीद डूबते चले जाएंगे। वो आपने देखना है कि आपने उसकी डेप्थ में जाना है या आपने बस ऊपर ऊपर करना है। तो ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे ना। लेकिन स्टार्ट आपने कर लिया, अब स्टार्ट करके आप इसको एक एक स्टेप आगे चलते जाना है। मैंने कहा था येल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो, ट्यूटोरियल्स वगैरह पढ़े होंगे GIS के, वो अलहदा से प्रैक्टिस करो। नासा की वेबिनार की मैंने आपको शायद एक लिंक सेंड किया है, उसकी एक ट्रेनिंग हो रही है, मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। वो आपकी नासा वेबिनार रिमोट सेंसिंग की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती है। वो आप 1 घंटे की 2 घंटे की लेक्चर होती है, उसका आपको सर्टिफिकेट भी वो देते हैं। नासा के सर्टिफिकेट अगर आपके पास आ जाते हैं कोई 8-10, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, साल में समझ लो कि 10-15 ट्रेनिंग इनकी आ रही होती है मंथली बेसिस पे, ट्वाइस ए मंथ। तो मैंने शायद लिंक सेंड किया था, वो फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करके आप जमा करवा दें उनको, वो आपको रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे और हर दफ़ा आपको इन्विटेशन भी आ जाया करेगा मेल पे कि यार अगली ट्रेनिंग हमारी इस चीज़ के ऊपर आ रही है, इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है तो कर लो। ये इन्विटेशन की बेस पर ही मुझे आया है। मैंने कई साल पहले इसको इसका एक्सेप्ट किया था और मैंने ये देखा ना, ये मुझे इन्विटेशन आया था। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो जूम पे आपको लेक्चर देंगे एक, उसके बाद सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे और ये आपको एक फॉर्म दे रहे हैं। ये देखें, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्रामिंग, ये आपके लिए इन फ्यूचर काम आएगा। फॉर जियो स्पेशल प्रोफेशनल विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, उसने खैर आगे ये क्लिप्सों के सैटेलाइट का डाटा यूज़ करेगा और ये आगे फॉर्म फिल करके दें तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और ये नीचे उसने बताया कि ये बंदा कौन काम कराएगा, सीनियर GS रीजनल लीड एंड सोल्यूशन इंजीनियर। इसी तरह सीख के लोग आगे आए हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और डिग्रीज करके। वैसे जादू से कोई भी आगे नहीं आया। आप अपने आप को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, आप अपना टाइम फ्रेम रखें 1 साल का। अभी साल पड़ा ना, 7th में आए, फिर 8th में आना है, फिर आपने निकलना है यहाँ से। 1 साल के टाइम फ्रेम में आप इन चीज़ों को सीखेंगे डिटेल के साथ। बाकी ये कहे कि मेरे 1 हफ्ते में आ जाएगा, वो नहीं आता। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, गलती करेंगे, फिर आप दोबारा सीखेंगे। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो गलती किधर से होनी है? तो अब आप यही समझ के मुझे सारा आता है। अब इन्होंने कल डाटा डाउनलोड किया, गलती हुई है, जो भी मशीन का मसला था, नेट का मसला था, अब मैंने इनको बताया दोबारा करें, दोबारा देखें, वीडियो दोबारा देखो, स्टेप कहाँ पे भूल रहे हो वो दोबारा देखो। रेपिटिशन और आपकी जो प्रैक्टिस है, इसी से काम में बेहतरी आएगी। परफेक्शन नहीं कह सकता क्योंकि परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, बेहतरी आएगी। फिर आपकी गलतियाँ कम हो जाएंगी, काम की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, काम जल्दी करेंगे, टाइम कम वेस्ट होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बैठे सोते रहोगे, मुश्किल है। फ्यूचर फिर आपका डार्क ही रहेगा। बेशक एनवायरमेंटल साइंस में चले जाना, आगे MS एनवायरमेंटल, उन्होंने भी यही काम कराना था, उन्होंने भी यही काम करवाना। इसी तरह डॉक्टर मुबीन ने एनवायरमेंटल साइंस में डिग्री की है ना, उसने मुझे अपना पूरा थीसिस दिखाया था। उसने मल्टी डाटा सोर्सेज से काम किया था। उसने किया सर्वे बेस्ड परसेप्शन पे काम था, जो कि इनकी एक्सपर्टीज़ हैं आतिफ साहब की, कि सर्वे बेस्ड आप डाटा ले लेते हैं, एनवायरनमेंट परसेप्शंस के ऊपर आप अपना कोई ना भी थीसिस पेपर हासिल। ये भी एक फील्ड है ह्यूमन साइड में, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने जब उनसे आगे देखा, ये इनके पेपर्स भी अगर आप देखें आतिफ साहब के, इनके 20 पेपर हैं, इनके देखें उनमें किस तरह का काम किया हुआ है। सर्वे बेस्ड काम भी है, साथ में लैंड सेट का रिमोट सेंसिंग का डाटा भी है। वो डाटा क्यों लगाया? अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि देखो जी सैटेलाइट हमें ये कहती है, इसकी बेस पर यहाँ की जो आबादी है इसकी में से हमने ये डाटा लिया है और इनकी परसेप्शन ये कहती है। तो जब उन्होंने दोनों चीज़ों को मिला के काम किया है, बेशक ह्यूमन साइड पे काम किया है, फिर उनके जो आर्ग्यूमेंट है या उनके एनालिसिस है थोड़े बेहतर हो गए। जो सर्वे का डाटा है तो उसके ग्राफ श्राफ बना लिए, टेबल्स बना लिए, टेस्ट वेस्ट लगा दिए। बाकी का जो एरिया कवरेज थी उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी से डाटा लिया, लैंड सेट का, गूगल अर्थ इंजन के ऊपर प्रोसेसिंग करके उनकी मैपिंग लगा दी। उनके पेपर्स देखें, आपको पता चल जाएगा कि सर्वे बेस्ड काम में भी रिमोट सेंसिंग यूज़ हो रही है, किसी ना किसी तरीके से फिट किया हुआ इस चीज़ को, और उनके पेपर पब्लिश भी हो रहे हैं क्योंकि एक नई चीज़ उन्होंने डाली इसके अंदर। आतिफ साहब और डॉक्टर मुबीन ने भी यही काम किया था। उसने साउथ अफ्रीका से जब डिग्री की है, मैंने उसका थीसिस देखा पूरा। जब उस थीसिस मैंने कहा सर जी तुसी तो सर्वे बेस किया है, कहते यार ऊपर देखो रिमोट सेंसिंग का डाटा भी करवाया उन्होंने। अब उन्होंने रिमोट सेंसिंग और सर्वे बेस दोनों की तरह काम किया। बेशक अब हालांकि डिग्री उनकी इन्वायरमेंटल साइंस की है, दोनों की। इन्वायरमेंटल साइंस में भी लोग अब भाग रहे हैं रिमोट सेंसिंग के डाटे की तरफ।
रिमोट सेंसिंग के डाटा पे काम हो सकता है, वैसे आपका काम इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता।